मेरे को ऐसे ही चलते फिरते थोड़ा याद आया कि हमने एलसीआई पे कवर किया है, ये एलसीआई वेबसाइट पे। उस पे अगर आपको मिल जाए तो आप सबको बता देना जजमेंट का नाम। ठीक है। सो मूविंग ऑन। जो हमारी पुरानी सीआरपीसी थी उसमें समन 61 से चालू होते हैं, और जो नई सीआरपीसी है उसमें समन्स 63 से चालू होते हैं। सर ने आपको 76 तक पढ़ा दिया था। वी विल ओनली रिवाइज अप टिल 76 क्विकली, एंड उसके आगे से वील स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम 77। जस्ट वन क्वेरी राहुल जी, बिकॉज यू हैव गॉन टू मच ऑफ डिटेल। ये बहुत ज्यादा सेक्शंस आगे पीछे हुए हैं, तो क्या बीच बीच में उन्होंने नई चीजें इंसर्ट करी है, कैसे हो गए? हाँ, नई चीजें भी इंसर्ट नहीं, हुई हैं नई तो। चीजें मतलब ये फोरेंसिक का सर ने बताया था, ये काफी कुछ इंसर्ट किया है। तो एवरी सेक्शन हैज बीन चेंज, और वो इस वजह नो, से सारे सेक्शन चेंज हुए। अगर मैं आपको टोटल नंबर के हिसाब से बोलूँ तो टोटल 177 सेक्शंस में अमेंडमेंट हुई है। अच्छा। एंड अराउंड 40 सेक्शंस और ऐड किए गए हैं। तो उसी की वजह से ये हुआ है इतना ज्यादा। यस। तो नए सेक्शंस 40 के आसपास ऐड हुए हैं, विच टेक्स द सीआर न्यू सीआरपीसी टू 531 अगेंस्ट द ओल्ड सीआरपीसी विच वाज 484। तो तो 177 सेक्शंस में चेंजेस हैं, 39 सेक्शंस ऐड हुए हैं, 39-40 सेक्शंस। मतलब बीच बीच में ऐड हुए, इट इज नॉट दैट जैसे रेप लॉ में उसी में अमेंडमेंट करके आगे कर दिया था। हाँ, बीच बीच में भी डाले गए हैं। जैसे अब अभी आगे नई वाली दैट में इज वाई वो देखोगे। नंबर आगे पीछे हुए। यस यस यस। आप जैसे अभी नई वाली में देखोगे ना, तो प्रोक्लेमेशन के बाद 86 नया सेक्शन डाला गया है, बिल्कुल फ्रेश न्यू सेक्शन। हैं? नहीं नहीं 86 नहीं, एक मिनट एक मिनट। नई 80। सीआरपीसी। अच्छा, एक चीज देखो, न्यू सीआरपीसी में 86 तो है ही नहीं न्यू सीआरपीसी में 86 ही नहीं है। ना। 82, 83, 84, 85, 86 इज मिसिंग, 87, 88, 9 है ही नहीं। ये सबकी किताब में मिसिंग है क्या? 86 मेरे में तो है। मेरे में तो 86 मैं देख पा रहा हूँ। जो Sir, आपने I said एलसीआई 86 also. आगे में जैसे जो है। intellectual property of सर government. 86 है, 86 इज वेरी मच देयर। नहीं, मैं Yes, I did एक discuss मिनट and इसलिए बोल attached रहा it. हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि एलसीआई पे जो आपने बुक रेकमेंड की थी वही मैंने मंगवाई, उसमें तो नहीं है। सर दूसरे पेज पे तो नहीं है, राइट साइड वाले पेज पे कहीं? हैं? कहीं ध्यान ना ना दिया हो, ना, दूसरे पेज पे हो। देखो। अच्छा, अगर है जिसके में न्यू वाली में 86, थोड़ा बताएंगे सर क्या है 86? आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। हाँ, मैं तो उसमें उसमें इंडेक्स में देख रहा हूँ, पता नहीं इसमें हो तो कह सकता हाँ, हूँ। एक बार मिस कर। अंदर भी देख लो सर। हाँ, इसमें है, इंडेक्स में मिसिंग है। चलिए, ठीक है, इंडेक्स में आप लिख लेना। और अब हाँ। आगे बढ़ते हैं। सो हमें 63 से शुरू करना है, न्यू सीआरपीसी का 63, पुरानी वाली का 61। आई होप एवरीबडी हैज बोथ द बुक्स। ठीक है, चालू करें। चलिए। सो 63 विच इज फॉर्म ऑफ समन्स, जो बताता है कि हमारे समन्स कैसे जाएंगे। इसमें चार चीजें होनी जरूरी है। एक तो राइटिंग में होंगे, ऑब्वियस बात है। ओरली आप किसी को सम्मन नहीं भेज सकते कि घर जाके बता दिया कि कोर्ट आ जाइए। दैट कैन नॉट हैपन। इट विल बी इन डुप्लीकेट, माने एक ओरिजिनल सम्मन जाएगा और उसकी एक कॉपी जाएगी साथ में। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल उस इंसान को दे दी जाएगी कि ये ओरिजिनल कोर्ट का सम्मन है, और डुप्लीकेट पे उसके साइन कराए जाएंगे रिसीव्ड, कि मेरे को ओरिजिनल मिल चुका है। और ये रिसीव्ड जो वो लिखेगा डुप्लीकेट पे, वो डुप्लीकेट वापस कोर्ट को दे दिया जाएगा ताकि उनकी फाइल पे चढ़ा दिया जाए फॉर द मैटर ऑफ रिकॉर्ड। सो समन राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट में होगा, साइंड होगा ऑब्वियसली। कोर्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो साइन करके देंगे, एंड कोर्ट की सील भी होगी। और इन सारी चीजों के जो रूल्स होते हैं वो हाई कोर्ट बनाता है कि कैसे करेंगे, कैसे आपका किसका साइन होगा या कैसे समन्स जाएंगे। राइट। जिन लोगों के एग्जाम्स वगैरह हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर। यहाँ पे चार चीजें हैं, राइटिंग, डुप्लीकेट, साइंड एंड सील्ड। बट वारंट में डुप्लीकेट नहीं होता। वारंट डुप्लीकेट में नहीं जाता, बस वारंट जाता है ओरिजिनल। क्योंकि वो तो फिर आपको उठा के ही ले आएंगे ना, वहां पे फिर आपको अलग से क्यों देना डुप्लीकेट। जो वारंट लेके आया होगा, या तो वो बेल दे देगा, अगर वारंट पे लिखा है कि बेलेबल वारंट है। और अगर नॉन बेलेबल लिखा है तो वो वारंट के साथ आपको कोर्ट ले जाएगा।
तो डुप्लीकेट वारंट में नहीं होता, प्लीज रिमेंबर दैट। इसमें एक 1 के बाद जो पॉइंट नंबर 2 डाला गया है वो नया डाला गया है। 63 में 2 पॉइंटर्स लिखे हैं। पहले वाले में बताया गया है राइटिंग डुप्लीकेट साइंड एंड सील्ड होना चाहिए, एंड दूसरा पॉइंट नया डाला गया है। दिस न्यू इंट्रोडक्शन इज दैट द समन can also be in an encrypted or any other form of electronic communication। आप राइटिंग में भी दे सकते हैं कागजी तरीके से, या फिर और लिखा गया है, और लिखा गया है आप इनक्रिप्टेड या किसी और तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी दे सकते हैं, मगर उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, वो होगा इट हैज टू बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो डिजिटल सिग्नेचर करके देगा, या फिर कोर्ट की सील होगी जिसकी फोटो उसके ऊपर होगी। तो आपके व्हाट्सएप पे अगर ऐसा सम्मन आता है तो व्हाट वी एज लॉयर्स हैव टू चेक इज कि उस पे सील दिख रही है या नहीं दिख रही है, या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। दिस इज वन कंप्लायंस दैट वी हैव टू चेक, राइट। तो अभी तक व्हाट्सएप के थ्रू जो सम्मन्स थे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने वैध कर रखे थे, लॉफुल बना रखे थे, बट अब उन्होंने किताब में डाल दिया है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर दीजिए। नॉर्मली अभी तक क्या होता था कि आप बाय पोस्ट भी भेज दो, बाय वो भी कर दो, आरटीसी भी कर दो, उसके साथ आप अपना ईमेल से भी भेज दो, व्हाट्सएप पे भी भेज दो, सारी चीजें साथ करनी होती थी। नाउ व्हाट सीआरपीसी टेल्स इज या तो वो कर दो या वो कर दो, या कागजी कर दो या ई कम्युनिकेशन कर दो, दोनों चलेंगे, राइट। ठीक है। इसमें आपने, राघव जी, एक, सॉरी, उसमें मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया था, आई कुडंट हियर। डुप्लीकेट वाले के बारे में क्या बताया था आपने? मैंने ये बताया सर, समन्स जो है वो डुप्लीकेट में जाते हैं। समन्स की ओरिजिनल कॉपी के साथ एक डुप्लीकेट कॉपी भी लेके जाता है सर्विंग ऑफिसर। जो कोर्ट हाँ, में पुलिस वाला होता है जो हाँ, सर्विंग करता है, वो ओरिजिनल समन तो लेके जाएगा ही, साथ में एक डुप्लीकेट भी लेके जाएगा। वो इसलिए ठीक, लेके जाएगा कि ठीक, आपको जब ओरिजिनल दे दी जाएगी तो वो डुप्लीकेट के पीछे आपसे साइन करा लेगा और लिखवा लेगा रिसीव्ड। ओके, और वो जो रिसीव्ड जिस पे आपने लिखा कॉपी पे, वो वापस कोर्ट को जाके दे देगा और ये बता देगा कि सर मैंने उसको वो कॉपी दे दी है, उसने देखो साइन करा है, रिसीव्ड लिखा है, और आप ये अपने रिकॉर्ड पे चढ़ा चढ़ा लीजिए। ओके। ठीक है, फॉर द मैटर ऑफ रिकॉर्ड। सो इस तरीके से प्रोसीजर चलता है समन्स का। उसके बाद हमने देखा 64 समन हाउ सर्व्ड। तो सर्विस या तो करी जाएगी पुलिस ऑफिसर द्वारा, नॉर्मली वो ही करते हैं, कॉन्स्टेबल्स होते हैं। क्रिमिनल में, क्रिमिनल प्रोसीजर में वही करते हैं। नहीं तो जो सिविल प्रोसीजर होता है उसके अंदर इट कैन बी डन बाय द पोस्टमैन ऑल्सो, या फिर कोर्ट के अपने सर्वर्स भी होते हैं, वो खुद कर देते हैं। ठीक है, बट क्रिमिनल में मोस्टली पुलिस ऑफिसर जाता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल बना के किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है। 64 के 1 के बाद जो प्रोवाइजो है वो भी नया डाला गया है। दिस इज अ न्यू इंट्रोडक्शन। 64 ऑफ द न्यू सीआरपीसी में प्रोवाइजो जो है वो न्यू इंट्रोडक्शन है, विच सेज provided that police station or the registrar in the court shall maintain a register to enter the address, email address, phone number and such other details as the state government may by rule provide। एक रजिस्टर अलग से मेंटेन किया जाएगा कि किसको क्या समन्स गए, पहुंचा नहीं पहुंचा, एंडोर्समेंट आई नहीं आई, किसने साइन किया, किसको दिया, वहां जाके किसका साइन कराया, ये सारी चीजें नोट करी जाएंगी। मतलब ये आप जो बता रहे हो उसमें, इसमें पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा इसको, क्रिमिनल मैटर में? हाँ, क्रिमिनल मैटर में पुलिस ऑफिसर सर्व और करते हैं, अदरवाइज कोर्ट का नुमाइंदा जाता है सिविल। अदरवाइज कोर्ट के नुमाइंदे होते हैं। ठीक है। ठीक है जी। फिर द समन्स, अब सेकंड पे आ गए। समन्स इफ इट इज प्रैक्टिकेबल पर्सनली बंदे को दिया जाए और उसको उसकी डुप्लीकेट पकड़ा दी जाए। ठीक है। यस नंदिनी, कोर्ट आमीन होता है, कोर्ट आमीन जाता है एंड उसकी सर्विस कर देता है। अगला पॉइंट बोलता है पर्सनली दे दो अगर हो सकता है। सो दिस इज अ जनरल रूल कि बंदे को पर्सनली दे के आओ। ये हम सीपीसी में भी देखते हैं। कहाँ देखते हैं? ऑर्डर 5 में, रूल 8 में, रूल 12 में ये लिखा गया है कि भाई हो सके तो पर्सनली दे दो बंदे को समन्स। ठीक है, सिविल में भी सेम चलता है।
देन इट सेज, प्रोवाइजो डालता है जो फिर से एक न्यू इंट्रोडक्शन है। 64 के 1 का प्रोवाइजो भी न्यू इंट्रोडक्शन है, 2 का प्रोवाइजो भी न्यू इंट्रोडक्शन है, जो कहता है प्रोवाइडेड दैट द समन्स बियरिंग द इमेज ऑफ द कोर्ट सील may also be served by electronic communication in such form and in such manner as the state government may by rule provide। तो वो ई कम्युनिकेशन के थ्रू भी भेजा जा सकता है, जो हमने ऊपर पढ़ लिया पहले ही। एंड देन थर्ड विच सेज, जब आप पर्सनली किसी सम्मन को रिसीव करेंगे, सर्विंग ऑफिसर के कहने पे आप उसके पीछे रसीद रिसीट साइन करेंगे कि मुझे ये डुप्लीकेट मिल चुका है, सो दैट एक रिकॉर्ड बन जाए कोर्ट में। ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सो 63 फॉर्म ऑफ समन क्या होगा, 64 समन्स को सर्व कैसे किया जाएगा। मतलब वो देन ओरिजिनल कम्स, वापस लेके आएगा साइन करा के? ओरिजिनल दे देगा। नहीं नहीं, देखो डुप्लीकेट कह रहा ना, और टेंडरिंग हिम टू बी वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन, उसमें देखो टू के अंदर, द समन्स someone शैल shall if practically, practically be served personally on the person summoning by delivering or tendering to him one of the duplicates of the summon। That means original पे साइन करा के वापस लाएगा। मेरे हिसाब से इन माय नॉलेज ओरिजिनल दे दिया जाता है एंड हम डुप्लीकेट वापस लाते हैं रिकॉर्ड पे, बट दैट माइट बी अ मैटर ऑफ प्रोसीजर, तो आप लोग अपनी कोर्ट में वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि इसके हिसाब से तो डुप्लीकेट देने को बोल रहा है, दैट मीन्स कि ओरिजिनल पे साइन करा के वापस या दैट माइट बी। लाएगा। Sir, as अच्छा, per ये my ये knowledge पहले also the वाले में भी original है, goes. 62 में भी No, ये भी है। no, it is saying one of the duplicates. Both copies of the summon will be signed, sealed, bearing the address of the court. One of the duplicate. Both the documents are originally signed. अच्छा, हाँ ये सही, ये Yes. हो सकता है, राइट। सो इफ देयर आर टू डुप्लीकेट्स, तो आप एक डुप्लीकेट उसको पकड़ा भी सकते हो, बाकी डुप्लीकेट आप वापस ले आना, दोनों चीजों को साइन करा लेंगे। तो नहीं, आप कह रहे थे कि ओरिजिनल दे के आता है, तो मतलब ओरिजिनल नहीं देता होगा। सब वो दोनों ही ओरिजिनल होते हैं। अच्छा, Yes. पता नहीं सर, मैं इसलिए थोड़ा डाउट हुआ मेरे को, क्योंकि आज जैसे somebody reached out to me for some advice and all, तो उसमें देखा उसके पास तो वो इंजंक्शन से रिलेटेड समन्स आए हैं उस बंदे के पास, तो 2 कॉपीज आई है उसकी, बट वो रजिस्टर्ड पोस्ट से आया है। एनीवे उसके सर, प्रोसीजरल चीज है, इट्स नॉट एनीथिंग टू वरी अबाउट। तो आप कॉपी में लेके जाएंगे समन्स को, एक कॉपी उसके पास छोड़ देंगे, एक कॉपी वापस रिकॉर्ड के लिए ले आएंगे, ठीक है। उससे कोई ऐसा नहीं है कि फेलियर ऑफ जस्टिस हो सकता है, ऐसा एज सच इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। इन माय नॉलेज हम ओरिजिनल छोड़ देते हैं और कॉपी जो आती है वो कोर्ट की रिकॉर्ड पे चढ़ जाती है, राइट। देन 65 सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज फर्म्स एंड सोसाइटीज। तो जो कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म्स और सोसाइटीज होती हैं, उनको या तो आप सर्विस कर दो। किस पे सर्विस करोगे, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या कोई भी और जो भी पद रखता हूं अपने पास आदमी, उसको दे दोगे, या फिर एक लेटर सेंड कर दोगे थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट टू द डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी एटसेट्रा। और मान लिया जाएगा कि ऑर्डिनरी टाइम में आपके सम्मन की सर्विस हो चुकी है, ठीक है। सो जो बॉडीज होती हैं वहां पे हमें पता नहीं है कि कोई एक आदमी है जो अपराधी है, पूरी बॉडी पे कभी कभी चार्ज लग जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गिव इट टू द मैनेजर और द सेक्रेटरी, बाकी अंदर वो खुद देख लेंगे। ये तो हुई प्राइवेट बॉडीज, कॉर्पोरेट बॉडीज वगैरह जो कंपनीज रजिस्टर होती हैं, ठीक है। आप 65 के बाद आगे 68 में देखोगे, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। वहां पे आप गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशन होगा उसके हेड को दोगे, और फिर हेड प्रॉपर एंडोर्समेंट वगैरह करा के जिस आदमी तक समन पहुंचना चाहिए वहां पहुंचा के जो समन है उसको वापस कोर्ट को रिटर्न कर देता है। सो गवर्नमेंट बॉडीज में प्रोसीजरल तरीके से पूरा प्रोसीजर चलता है। जो हमारी रजिस्टर्ड बॉडीज वगैरह है उसमें आप डायरेक्टर वगैरह को दे देंगे एंड मान लिया जाएगा आपने सर्विस कर दी है बॉडीज पे, ठीक है। देन 65 का 2 इज इंपॉर्टेंट, जो बताता है कि if the service of a summons on a firm or other association of individuals may be effected by serving it on any partner of such firm or association. So
पार्टनरशिप एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेक्शन 25 है, सेक्शन 9 है, जो बताता है दैट द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। एक को अगर आपने सर्विस कर दी तो बाकी सब तक सर्विस पहुंच गई, राइट। तो अगर पार्टनरशिप में है कोई कंपनी एंड वहां पे आप सर्विस करना चाहते हैं तो यू कैन गिव इट टू वन पार्टनर एंड दैट विल बी सफिशिएंट, सफिशिएंट सर्विस फॉर ऑल दी पार्टनर्स। आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दिस डज नॉट अप्लाई टू अ फैमिली, कि आप बोलो कि पार्टनर्स के ऊपर जब एक एक की सर्विस सबको लग रही है तो फैमिली में भी लग जानी चाहिए, दैट इज नॉट द केस। अगर फैमिली के 2-3 बंदे एक साथ होते हैं तो उनको अलग अलग सर्विस करी जाती है। पार्टनर्स में आप एक पार्टनर को कर सकते हो, राइट। और by a letter sent by registered post addressed to such partner, in which case the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in the ordinary course। या फिर आप लेटर पोस्ट कर दो, वो तो नॉर्मल तरीका है ही। देन 66 एंड 67 इज इंपॉर्टेंट। नाउ 64 में हमने ट्राई किया कि हम पर्सनली सर्व कर सके, मगर अगर बंदा पर्सनली ना मिले हमें, अगर वो अवॉइड कर रहा हो, देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक एन ऑल्टरनेट सर्विस। वो ऑल्टरनेट सर्विस हम किसको कर सकते हैं ये याद रखने की जरूरत है। दैट ऑल्टरनेट सर्विस कैन हैपन टू एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, राइट। जबकि अगर हम पुरानी सीआरपीसी पे आएंगे तो वहां वो बोलते थे एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। सो दिस हैज नाउ चेंज्ड, क्योंकि कई बार इस चीज पे ऑब्जेक्शन होता था कि सर मेल मेंबर को देना जरूरी होता है, और घर पे कोई मेल मेंबर मिलने को ही नहीं तैयार। अब एनी जेंडर आ गया। अब हो गया किसी को भी दे दो। सो दिस इज वन न्यू इंट्रोडक्शन, न्यू अमेंडमेंट जो उन्होंने करी है, एंड वेरी लॉजिकल, कि कोई भी एडल्ट मेंबर होना चाहिए, मेल मेंबर की हमें जरूरत नहीं है। जबकि जब हम सिविल प्रोसेस देखते थे तो सिविल प्रोसेस में हमारा ऑर्डर 5 का रूल 15, 18 और 20 को अगर हम पढ़ें तो बिल्कुल सेम रूल्स हैं, कि पहले पर्सनली पकड़ाओ, पर्सनली ना मिले तो घर के किसी आदमी को दो। घर के किसी आदमी में कोई भी आदमी हो सकता था जो एडल्ट होना चाहिए था, मेल या फीमेल वहां पे नहीं बताया गया था जैसा सीआरपीसी में बताया गया था। अब दोनों जगह सेम हो चुका है, किसी भी एडल्ट मेंबर को दे दो, बट सर्वेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द फैमिली। सर्विस ऑन द सर्वेंट विल नॉट बी सफिशिएंट। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो किसी और आदमी को भेज देते हैं बाहर और उसका नाम लिखवा देते हैं, ठीक ठाक दिखने वाला सर्वेंट होगा या मेड होगा या एनीबडी, दैट इज नॉट काउंटेड एज अ सर्विस। नहीं, कई बार तो लोग जो है ड्रामा भी करते हैं, क्योंकि वाइल इन सर्विस एक बार मैंने एक एब्सकॉन्डर का एडवर्स एसीआर का रिपोर्ट भेजा था बाय पोस्ट। पोस्ट ऑफिस रिपोर्ट देता है कि इसकी दादी को हैंड ओवर कर दिया था अंगूठा लगा के। देन आई ऑब्जेक्टेड टू पोस्टल डिपार्टमेंट कि आपने इलिटरेट फीमेल को कैसे, मैं को कैसे दे दिया। देन दे केम विद ए फनी आर्गुमेंट, सब इसके चाचा से हमने गवाही करवा ली थी साथ में। देन आई ऑब्जेक्टेड बैक कि चाचा की आप गवाही करवा रहे हैं पर हैंड ओवर कर रहे हैं इलिटरेट फीमेल मेंबर को। पोस्ट ऑफिस शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दिस पोस्टमैन। सो सो ऐसे ऐसे फनी आर्गुमेंट्स भी लोग लाते हैं। राइट। तो गुड एग्जाम्पल, हम उस टाइम पे ओल्ड सीआरपीसी में वी कुड नॉट गिव दैट समन टू दादी, बिकॉज एडल्ट मेल मेंबर चाहिए था। अभी दादी इज गुड कंटेंडर टू टेक सर्विस ऑफ समन, बट सर्वेंट अभी भी नहीं आएगा, ठीक है। सेम चीज सीपीसी में भी अब है, पहले से ही थी। ऑर्डर 5 रूल 15, 17, 18, 20 तीनों चीजों को आप वहां पे साथ में लिंक कर सकते हो। एंड इट सेज एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली रिजाइडिंग विद हिम and person with whom the summon is so left shall, so if so required by the service officer, sign a receipt thereof on the back of the other duplicate। जो उनके साथ रहते हैं उन एडल्ट मेंबर को देना है। तो ये भी पता करना जरूरी है कि वो साथ रहते थे या नहीं रहते थे। कोई बंदा किसी ऐसे को दिलवा दे जो साथ रहता ही नहीं है, या फिर कभी कभी क्या करते हैं लोग कि माँ बाप को दिलवा दिया और फिर मम्मी को बोल दिया कि आप जरा भाई के पास चले जाओ कुछ दिन के लिए, और या फिर कोर्ट में बोल देते हैं कि वो हमारे साथ रहती ही नहीं है, वो तो कुछ दिन के लिए घर आई थी, फिर वो भाई साहब के पास चली गई। वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
So we have to take care of all these things in criminal procedure. Right? ठीक है. Then explanation: a servant is not a member of the family within the meaning of this section. चाहे वो आपके साथ कितने भी टाइम से रह रहे हो. But Raghav, can I interrupt? But anyone can manipulate also in this. Sorry. The person receiving the summons can manipulate it. I'm not. There can be a lot of manipulation in this also. हाँ, इसके ऊपर भी फिर एविडेंस आएगा. The other side will have to prove कि ये सही सर्विस है. वैसे तो कोर्ट्स आर क्वाइट, what do you say, liberal, and they are in the favor of the person जिन्होंने सर्विस प्रॉपर तरीके से कर दी है, क्योंकि अल्टीमेटली दे नो कि 2-4 बार कर दिया है, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ बहाना आ रहा है वापस, तो गलती इनकी नहीं है, उसकी है जो सर्विस ले But नहीं रहा. don't you think so? The court is doing how, the postman sometimes if there's an important document, they take the Aadhaar card and the PAN card number, and they must be doing that. Some evidence. Depends from case to case. It's a But that question. should be done. I think so. They should do it as a proof. You know what I mean? Because some important, maybe a credit card. They first, suppose I'm receiving on behalf of my sister. They give. Are you getting me? Yes, yes. चलो, let's make that recommendation whenever you get time. ठीक है, चलो. No, as far as service by postman is concerned, there is one more aspect other than CRPC and Civil Procedure Code. A postman against whom it is proved that he gave an article to other than addressee, definitely liable for disciplinary action, but under Post Office Act, he is also liable for punishment up to 24 months. Okay. Okay. So this is something new. If anybody can look it up and find out what provision is that, so we can also make a note of that. ठीक है. So 64. I will post that provision. ठीक है, ठीक है. Thank you. So 64 में हमने देखा कि आप पर्सनली ट्राई करो. अगर कोई नहीं मिलता तो 66 में हम ऑल्टरनेट सर्विस कर देते हैं किसी और आदमी के ऊपर. और फिर उसके बाद आता है 67. अगर बंदे को पर्सनली भी नहीं हो रहा, उसके घर पे भी कोई नहीं मिल रहा, देन यू विल गो फॉर अफिक्सिएशन, माने चस्पा करना. फिर समन्स को चस्पा कर दिया जाता है, माने आपकी दीवार पे या गेट पे या किसी भी ऐसी जगह पे जो जल्दी से दिख जाए, वहां पे उसको चिपका दिया जाता है. राइट. फिर आप वहां आए हैं और आपने उसको देखा है, नहीं देखा है, कोर्ट कंसिडर करती है कि आपको प्रॉपर सर्विस हो चुकी है, और कोर्ट फिर आगे बढ़ जाती है केस के साथ. सो इट सेज, if service cannot by the exercise of due diligence be effected as provided in 64, 65 and 66, the serving officer shall affix one of the duplicates to the conspicuous part of the home or homestead in which the person summoned ordinarily resides. तो आप वहां चस्पा कर दोगे. And thereupon the court, after making inquiry, may either declare that the summons have been duly served or order fresh service in the manner it considers proper. तो कोर्ट फिर देखेगी कि आपने किस तरीके से चस्पा वगैरह किया. अगर उन्हें लगता है सफिशिएंट है तो वो कहेंगे ठीक है जी, वेल एंड गुड, लेट्स गो अहेड विद द केस. फिर एक्स पार्टी चल जाएगा केस. ठीक है. एंड देयर इज अनदर एस्पेक्ट. वी हैव सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट. एंड जनरल क्लॉजेज एक्ट का 26 और इट माइट बी 27 ऑल्सो, एक बार आप चेक कर लेना. तो 26 या 27, whichever it may be, section says that if you, on your part, the one who had to serve the summons, has done it according to the instructions of the court, then the court has to deem it to be duly served and has to carry on with the case. तो अगर कोर्ट बहुत टाइम तक रगड़ती रहती है, नहीं चलती है, और बोलती है फ्रेश सम्मन भेजो, फ्रेश सम्मन भेजो, कोई बात नहीं, आने दो आने दो, तो यू कैन ऑल्सो मेक एन एप्लीकेशन अंडर 26 GCA दैट सर मैंने अपनी तरफ से सारी इंस्ट्रक्शंस कर दी हैं, 2-3 बार हो चुकी है, इससे ज्यादा डिले हमें नहीं करना चाहिए, एंड अंडर GCA यू शुड गो अहेड विद द केस. यू शुड प्रिज्यूम द सर्विस टू हैव बीन मेड sufficiently. ठीक है. तो दैट इज अनदर वे ऑफ just putting another paper in the file and making some pressure on the presiding officer. ठीक है. Then comes 68, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट. ये हम देख चुके हैं. आपने हेड को देना है, एंड हेड क्या करेगा? He shall thereupon cause the summons to be served in the manner provided in 64. जैसे 64 में लिखा गया है, वो पर्सनली टेंडर करने की कोशिश करेगा, बंदे तक पहुंचाने की कोशिश करेगा.
and shall return it to the court under his signature with endorsement required by that section। और फिर एंडोर्समेंट के साथ कोर्ट को भिजवा देगा। जिस तरीके से सर्विंग ऑफिसर पीछे एंडोर्समेंट कर रहा था, यहाँ पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो एंडोर्समेंट करके कोर्ट को वापस पहुंचाएगा सम्मन की सर मैंने मेरे डिपार्टमेंट में सो एंड सो आदमी को सम्मन पहुंचा दिया है, सूचना पहुंचा दी है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कोर्ट्स के बीच में समन्वय बने रहे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ये प्रक्रिया यहाँ पे निर्धारित करी है। ठीक है। सो 68 इज सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो हमारा 66 था पुरानी सीआरपीसी में। उसका सेकंड पार्ट कहता है सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। जो हेड होगा ही हैज बीन एट्रीब्यूटेड सम क्रीडेंस बाय द लॉ दैट आपको अगर हमने समन भेजा और आप एंडोर्समेंट के साथ वापस लौटाते हैं समन और कहते हैं कि सर मैंने सर्व करवा दिया है, तो वी विल अटैच क्रेडिबिलिटी टू दैट एंड इट शैल बी द एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। सर्विस हो चुकी है। बाद में बंदा ये आके नहीं कह सकता कि सर ये झूठ बोल रहा था या मुझे सूचना नहीं मिली एटसेट्रा एटसेट्रा। विल टेक हिज वर्ड, विल टेक द वर्ड ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है। अब आता है 69 सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। So when a court desires that a summons issued by it shall be served at any place outside the local jurisdiction, it shall ordinarily send such summons in duplicate to the magistrate in whose local jurisdiction the person summoned resides। तो जब आपको अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर किसी को सम्मन भिजवाना है तो आप वहां के मैजिस्ट्रेट को एक कॉपी भिजवा दोगे और उस कॉपी को वो मैजिस्ट्रेट फिर सर्व करा देंगे। ठीक है। जबकि जब हम वारंट में देखेंगे तो एक चॉइस और होती है मैजिस्ट्रेट के पास। तो दो चैनल्स होते हैं अगर वारंट सर्व कराना हो। यहाँ पे तो क्या है कि आपने एक कॉपी भेज दी और वहां मैजिस्ट्रेट को बोल दिया, मैजिस्ट्रेट उस जुरिस्डिक्शन में अपने अमीन को भेजेंगे, कोर्ट अमीन को, और वो सर्विस करा देंगे और वहां से एंडोर्समेंट लेके वापस आपको दे देंगे कि जी आपके सम्मन्स जो है वो सर्व हो गए हैं। आदमी को उठाना नहीं है, हमें अरेस्ट नहीं करना है, कुछ और तो एक्शन लेना नहीं है। राइट। वारंट के केस में दे हैव The टू police वेज वी कैन station. गो अबाउट। राइट। Sorry, warrant, you have to go to the police station, no? If I'm not mistaken. सॉरी, For warrant, what you're supposed to do in Raghav, I didn't understand. आई सेड मैजिस्ट्रेट्स जब समन्स कर रहे होते हैं, जब समन सर्व कर रहे हाँ. होते हैं, तो व्हाट दे कैन डू फॉर अ जुरिस्डिक्शन आउट ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट, दे विल सेंड द समन की कॉपी टू द अदर मैजिस्ट्रेट कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन में सो एंड सो आदमी को समन I सर्व। follow that. And for warrant, warrant goes मगर to the जब police, वारंट right? होता है तो वारंट के केस में दो चैनल्स होते हैं। हाँ. वन चैनल इज आइदर सेंड इट टू दी कोर्ट्स देयर, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वगैरह की कोर्ट में भेज दो एंड दे विल हाँ. गेट इट सर्व्ड बाय देयर पुलिस वाला, Hmm. or give it to your police officers and those police officers will take that warrant to that jurisdiction, Okay. show that warrant to the SHO or the executive magistrate एंड उनसे एंडोर्समेंट लेने के बाद फिर वो वहां पे वारंट खुद सर्व करने जाते हैं। तो दो चैनल्स मिलते हैं इन केस ऑफ वारंट। राइट। तो समन में क्या हुआ, मैजिस्ट्रेट को भेजो, मैजिस्ट्रेट बंदे को भेजेगा। मगर वारंट में क्या है, या तो आप मैजिस्ट्रेट्स के थ्रू भेज सकते हो या फिर पुलिस वालों को वहां भेजो और पुलिस वाले वहां पे फिर मैजिस्ट्रेट से एंडोर्समेंट लेके वारंट को सर्व करने जाएंगे। क्योंकि वहां पे दबिश करनी है ना, वहां पे अरेस्ट करना है, खुद जाना पड़ेगा, किसी ना किसी को करवाना पड़ेगा। तो एक चैनल उन्होंने और दे दिया। ये दबिश किसको अरेस्ट? Raghav, sorry. Raghav, warranty means is arresting, right? You're going with warranty and arresting, right? यस। And then that means if that guy is other jurisdiction and this police can go to the other jurisdiction and he can arrest the uh, that accused person. That's what you're saying. करेक्ट, दे कैन, यस। सो वी हैव टू I चैनल। couldn't या understand. तो You can serve. You said serve. You said that warranty serving is not serving. No, showing the warranty, he will be arrested. Not आपकी serving to आवाज नहीं आई सर, the. एक बार रिपीट करें। No, I was saying that one. You said that the warranty will be served to the person. You said. Served means I'm thinking like no, there will not be any serving the warranty, showing the warranty and arresting that accused person. That's what I'm thinking. या इट्स एन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। सो वारंट जो एग्जीक्यूट होता है वो Sorry, पुलिस वाला yeah. करता है। Okay. वो सिर्फ सर्विस नहीं होती कि आप वारंट दे के आ गए और आप आ जाना। वारंट का मतलब होता है उठा के लाना।
समन का मतलब होता है दैट आई विल सर्व दैट पीस ऑफ पेपर ऑन द पर्सन, गिव हिम द इंफॉर्मेशन दैट सो एंड सो डेट पे तारीख लगी हुई है, कोर्ट पहुंच जाना। समन्स में तो दैट इज द सर्विंग दैट आई हैव टू डू। बट वारंट में क्या है, आई विल गिव इट टू अ पुलिस ऑफिसर एंड आई विल टेल द पुलिस ऑफिसर दैट समन्स मैं भेज चुका हूं, ये समन से बाज आने वाला आदमी नहीं है। तो आप वारंट लेके जाओ और इस आदमी को उठा के लेके आओ, अरेस्ट करके लेके आओ। अरेस्ट करके लेके आओ। सो वारंट इज फॉर अरेस्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट, उसी राइट। को बोलते हैं दबिश। दबिश होती है जहां जब किसी को जैसे हम दबिश के लिए कई बार ऐसा केस बनता है कि हमें यहाँ से मुजफ्फरनगर जाना है, बंदे वहां पे हैं, किसी लड़की को लेके भाग गया, तो हमें दबिश के लिए जाना है, माने उसे पकड़ने जाना है। दबिश हमारे जुरिडिक्शन में भी हो सकती है, बट आई यूज द वर्ड दबिश दैट यू विल गो टू दी अदर जुरिडिक्शन, पुलिस वालों से एंडोर्समेंट लोगे, उनकी टीम साथ में जाती है, वहां पे जो एसएचओ होते हैं, दरोगा होते हैं, वो एक कांस्टेबल आपके साथ लगा देते हैं, एक या दो कांस्टेबल, कि हमारे थाने से एक कांस्टेबल ले जाओ, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट से कोई आदमी उठा रहे हो ना, हो सकता है आप गलत आदमी उठा लो, फिर पंगा हो जाएगा। कोई आपको जरूरत पड़े वहां पे नेविगेशन की, वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जब यहाँ से पुलिस वाले दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाते हैं, दे टेक द हेल्प ऑफ द लोकल पुलिसमैन। सो द प्रोसीजर इज कि आप पहले वहां जाके पुलिस स्टेशन जाओ, लोकल पुलिस स्टेशन जाके आस्क फॉर देयर असिस्टेंस एंड एंडोर्समेंट। दैट वे, वन यू गेट असिस्टेंस, सेकंड यू गेट एंडोर्स्ड, और उस एंडोर्समेंट एंड असिस्टेंस के साथ यू कैन इजीली गेट होल्ड ऑफ द पर्सन, एंड गेटिंग होल्ड ऑफ दैट पर्सन दैट इज कॉल्ड दबिश। जब बंदा भाग रहा होता है और उसको पकड़ना होता है, दैट इज दबिश। बट प्रैक्टिकली कई बार जो है लोकल पुलिस स्टेशन कोऑपरेट करता नहीं कई बार, कई बार नहीं करते, इन्फ्लुएंशियल लेकिन पर्सन वगैरह के मामले में। सो मैंने एक ऐसे पुलिस पुलिस ऑफिसर का भी मैंने एक्सपीरियंस सुना था, कहता जी हमने इंटीमेशन वहां पे थाने में बाद में दी, पहले हमने आदमी दबोच लिया कि जी आदमी हमने यहाँ आके पकड़ लिया, हमारी आमद दर्ज करो। सो ऐसी सिचुएशन भी होती है। बिल्कुल होती है, एंड उस चीज का प्रोविजन भी आगे बनाया गया है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। हाँ, टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया वगैरह में ऐसा ही होता है। हाँ जी, सो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो आदमी मेरी जुरिस्डिक्शन से दूसरी जुरिस्डिक्शन में अरेस्ट करने जा रहा है, ही हैज बीन गिवन दैट डिस्क्रिशन, कि अगर आपको लगता है कि वारंट वगैरह लेने के चक्कर में बंदा हाथ से निकल जाएगा, तो आप खुद जाओ और पकड़ लो, एंडोर्समेंट का इंतजार मत करो। तो दे हैव दैट डिस्क्रिशन, वो आगे हमें दिख जाएगा। सो फॉर द टाइम बी हम पढ़ रहे हैं सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स, जिसमें मैजिस्ट्रेट को सम्मन देता है, और वो नॉर्मली वहां पे उसको कोर्ट आमीन से सर्विस करा लेते हैं और बंदे तक सूचना पहुंचा देते हैं, सो दैट द पर्सन कैन कम टू द कोर्ट वेन एवर द डेट इज असाइंड। ठीक है, आई सी a lot of people have turned off their videos. I would request people to stay on videos, please. I like that. Then we come to section 70, which is proof of service in such cases and when serving officer not present. अब वो पूछ रहा है प्रूव कैसे करोगे सर्विस का, अगर सर्विंग ऑफिसर सर प्रेजेंट एक ना हो कोर्ट क्वेरी में। है मेरा, एक क्वेरी है। हाँ जी सर। जो सिविल मैटर्स के अंदर जो समन्स वगैरह है उसमें मजिस्ट्रेट के साथ जाने की जरूरत नहीं, सीधे वो बाई पोस्ट भेज देते हैं। सिविल मैटर में तो मैजिस्ट्रेट थोड़ी भेजेगा, सिविल कोर्ट भेजेगी। और हाँ। सिविल कोर्ट जो होती है नॉर्मली वो आपको आप ही को बोलती है कि आप ही पोस्ट वोस्ट करा दो, हाँ, है ना। बाई पोस्ट आ जाते हैं। हाँ, वो क्या करते हैं, वहां से सम्मन साइन करके दे देंगे आपको। सिविल कोर्ट में क्या होता है, क्रिमिनल कोर्ट में तो हमें पुलिस वाला चाहिए, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद क्रिमिनल्स, हाँ। क्राइम की बात हो रही है, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है। तो वहां पे तो वो पुलिस वाला साइन किया जाता है, और पुलिस वाला अपने रूटीन के हिसाब से वो कोर्ट में आपको बैठ बैठ के काम करते हुए दिखेंगे, सम्मन्स बना रहे होते हैं वो, छोटे छोटे सम्मन लिखे हुए होते हैं पहले से, उसमें बंदे का नाम डाला, पुलिस स्टेशन डाला, क्या डिटेल है, क्या आपके सेक्शंस हैं, वो सारी चीजें डाली, और फिर वो सबको सर्व करने जाते हैं पुलिस वाले, क्योंकि वो क्रिमिनल प्रोसीजर है। सिविल प्रोसीजर में ये होता है कि आपको सम्मन साइन करवा के, जज साहब से साइन करा के सम्मन्स आपको पकड़ा दिए जाएंगे, बाई पोस्ट भी भेज सकते हो। और फिर आपको ऑर्डर में लिख के बता दिया जाएगा, कोर्ट ऑर्डर करती है कि इसको ऐसे ऐसे और ऐसे सर्विस करा दो। तो 4-5 तरीके की सर्विसेज होती हैं, वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी होती है, वो एक एसआरटीसी भी करके होता है, उससे भी होती है,
पर्सनली भी पोस्ट करने का होता है, ईमेल से भी होता है, व्हाट्सएप से भी होता है, वो 50 तरीके जो उनको लिखना हो वो लिख देते हैं और फिर आप खुद उसको कर देते हो। दूसरा, आप भी कर सकते हो, आप कोर्ट को बोल सकते हो सर मैं पर्सनली जाना चाहता हूँ और उसको सर्विस करना चाहता हूँ, आप एक ऑर्डर दस्ती सम्मन का कर दो। तो ऑर्डर 5 रूल 9A में दस्ती सम्मन्स भी हो सकते हैं। वहां पे कोर्ट का कोई बंदा ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है। ऑर्डर 5 रूल 9 में बाकी सारे तरीकों से सम्मन है, पोस्ट वगैरह ये सब चीजें। और ऑर्डर 5 रूल 9A में दस्ती सम्मन्स है, उसके लिए आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है कि सर मैं खुद पर्सनली देके आऊंगा, मुझे भरोसा नहीं है, बाद में फिर ये नखरे करेगा और डेट बढ़ती जाएगी। मैं बंदे को जानता हूँ, मैं बंदे के घर वालों को भी जानता हूँ, मैं इनके हाथ में देके आऊंगा। ठीक है, तो दस्ती सम्मन्स इस तरीके से होते हैं। फिर आ गया 70। 70 बोलता है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, व्हेन अ समन्स इशूड बाय कोर्ट इज सर्व्ड आउटसाइड लोकल जुरिसडिक्शन। 69 में हमने बात करी आउटसाइड लोकल जुरिसडिक्शन की। अब जब इनसाइड लोकल जुरिसडिक्शन था तो हमारा बंदा जाता था और हमारा बंदा सर्विस करके एंडोर्समेंट वापस ले आता था। मगर जब आउटसाइड लोकल जुरिसडिक्शन हो रहा है तो इट माइट बी द केस कि वहां पे सर्विंग ऑफिसर कौन है हमें नहीं पता, और वो सर्विंग ऑफिसर कोर्ट में आके गवाही देगा, एंडोर्समेंट देगा या नहीं देगा, अवेलेबल होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता। उस केस में क्या करेंगे? सो 70 बोलता है व्हेन अ समन्स इशूड बाय द कोर्ट इज सर्व्ड आउटसाइड द लोकल जुरिसडिक्शन एंड इन एनी केस वेयर द ऑफिसर हु हैज सर्व्ड द समन्स इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस, सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं हुआ, एन एफिडेविट परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, एक एफिडेविट उसके द्वारा लिखा गया मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में, that such summons has been served and a duplicate of the summon purporting to be endorsed by the person to whom it was delivered or tendered or with whom it was left shall be admissible in evidence। तो उस केस में प्रोसीजर क्या होगा कि जो वो अदर लोकल जुरिस्डिक्शन में सर्विंग ऑफिसर है वो एक एफिडेविट देगा जिसपे लिखेगा आई द डेपोनेंट सो एंड सो नाम द सर्विंग ऑफिसर ऑफ सो एंड सो कोर्ट हैव ऑन दिस डेट served the summons that were received from so and so magistrate in that jurisdiction। मुझे ये सम्मन मिले थे, मेरे को इस मैजिस्ट्रेट ने दिए, मैं इसको सर्व करके आ गया, बंदे से साइन करा के एंडोर्समेंट अपनी कोर्ट में लगा दी है, ये मेरा एफिडेविट है। सो अब आपने सॉलेमली एफर्म कर दिया है तो वो एक तरह से पक्की बात हो जाती है कि भाई बंदा सशपथ कोई बात कह रहा है, और शपथ पे अगर कुछ कह रहा है तो ही इज टेकिंग द रिस्क ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर पर्जरी, तो सच ही बोल रहा होगा। तो एक शैल प्रिजम्पशन अराइज होती है कि मान लेंगे ठीक कह रहा है, और वी विल टेक इट टू बी दी ड्यू एविडेंस ऑफ सर्विस। ठीक है, तो उसमें बाहर से सर्विंग ऑफिसर को कोर्ट में बुलाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि शैल प्रिजम्पशन अराइज हो रही है। और शैल प्रिजम्पशन को रिबट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इज अ शैल प्रिजम्पशन रिबटेबल और इररिबटेबल? It can be rebutted Refundable. It can be rebutted. It by can be rebutted. cross-examining. करेक्ट, इट कैन बी रिबटेड। सो मे प्रिजम्पशन तो कुछ होता ही नहीं है, मे प्रिजम्पशन ढीली ढाली प्रिजम्पशन होती है, शैल प्रिजम्पशन रिबट करी जा सकती है, एंड कंक्लूसिव प्रूफ जो होता है उसमें रिबटेबल नहीं होता। नहीं कंक्लूसिव होता। प्रूफ जैसे 112 एविडेंस एक्ट, द एविडेंस ऑफ मेटर्निटी एंड पेटर्निटी, मेटर्निटी तो पता ही होता है, पेटर्निटी का कंक्लूसिव प्रूफ है वो। ठीक है, सो रिबटेबल प्रिजम्पशन है, बट टाइम बचाने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि सर्विंग ऑफिसर क्योंकि दूर से बुलाना बेकार है, उसका एक एफिडेविट ले लो और हम मान के चलेंगे सर्विस हो गई, सो टाइम बचेगा कोर्ट का। दैट इज व्हाई सेक्शन 70 हैज बीन क्रिएटेड। फिर बोलता है एफिडेविट मेंशन इन द सेक्शन में बी अटैच टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन्स एंड रिटर्न टू द कोर्ट, ऑब्वियसली रिकॉर्ड बनाएंगे उसका। एंड उसके बाद तीसरा पार्ट जो है वो नया डाला गया है, तो इसको एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं। 70 का सबसेक्शन 3 which says all summons served through electronic communication, because that has now been added as another way of serving summons, under 64 to 71 shall be considered as duly served and a copy of such summons shall be attested and kept as a proof of service of summons। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से सर्विस करी गई है उसको भी हम ड्यू सर्विस मानेंगे अब से। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का कोई उसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से अगर समन्स करे गए हैं तो हम उसे ड्यू सर्विस मानेंगे। करना क्या है, उसकी कॉपी अटेस्ट करके रख दो एज प्रूफ ऑफ समन्स ऑन रिकॉर्ड। राइट, वो हम पहले भी करते थे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता था उसके साथ हम एक सर्टिफिकेट लगाते थे। कौन से सेक्शन में? 65B। 65B का सर्टिफिकेट लगाते थे। राइट, 65B का सर्टिफिकेट क्या होता है? वो भी हमारा एक एफिडेविट ही होता है कि मैं सशपथ ये बोल रहा हूं कि मैंने ये सो एंड सो डिवाइस में से इस डॉक्यूमेंट को निकाला है, कोई टैंपरिंग वगैरह नहीं करी और मेरा डिवाइस ठीक से काम कर रहा था। अगर मैंने सशपथ कुछ बोल दिया, दैट इज मी टेकिंग द रिस्क ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर पर्जरी इन केस आई एम फाउंड लाइंग। राइट, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से संबंध कर रहे हैं तो एक उसकी अटेस्टेड कॉपी रख लेंगे ऑन रिकॉर्ड, 65B का सर्टिफिकेट लगा देंगे, काम सेट। ठीक है, ये हो गया तो 70। मतलब ये एक अर्जेंट कॉल आ गया तो मेरे को ये 65B का सर्टिफिकेट किस कनेक्शन होता है आपने? ये सर मैं बता रहा था 70 में जब हम आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन सर्विस कर रहे हैं तो उन्होंने बोला है कि आपको बंदा बुलाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एंडोर्समेंट ले लेना। उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से करी गई है उसको भी हम माननीय मानेंगे, आप उसकी बस अटेस्टेड कॉपी अपने पास रख लेना एज अ रिकॉर्ड ऑफ ड्यू सर्विस। तो उसी पे मैं बता रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा तो हम एक 65B का सर्टिफिकेट भी उसके साथ लगाएंगे कि हमने सही डिवाइस से निकाल के अपने पास रखा है। ठीक है, फिर आ गया 71, सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस, which says notwithstanding anything contained in preceding sections, court issuing a summons to a witness may in addition to or simultaneously। इस पे कभी कभी एमसीक्यू बन जाता है, एग्जाम वालों को ध्यान देने की जरूरत है कि जब समन्स इशू करे जाते हैं तो उसके एडिशन में और साइमल्टेनियसली आप पोस्टल सर्विस भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉपी टू बी सम ऑफ द समन्स टू बी सर्व बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑल्सो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट से आप विटनेस को एक कॉपी अलग से भी भिजवा सकते हैं। पुलिस वालों को बोला, कोर्ट्स को ये स्टिपुलेशन दी गई है। ठीक है, एंड अगर उसको रिफ्यूज कर दिया जाए तो कोर्ट मान लेगी कि रिफ्यूज अगर आप कर रहे हो तो भाई आपकी गलती है, हम यहाँ से सर्विस को पूरा मानते हुए चलेंगे, सफिशिएंट मानते हुए चलेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी विल गो अहेड विद द ट्रायल। ठीक है, तो ये हो गया 71, इजी सा सेक्शन है, वी डोंट हैव टू गो एंड रीड इट। कुछ नया भी नहीं है इसके अंदर, बस वही है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी आप भिजवा सकते हो रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ साथ। अब आ गए वारंट्स। समन्स हमने देख लिए, अब हमारे पास आ गए वारंट्स। अच्छा ये बताओ, समन्स के केस में मैं एज अ मैजिस्ट्रेट वारंट कब भेज सकता हूँ, और वारंट के केस में मैं समन्स कब भेज सकता हूँ, और ये कहाँ लिखा है? Can I try? I don't know. I'm not sure. या ऑफ कोर्स, ऑफ If कोर्स। can I try? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज गो ऑन। Suppose we send the summons and the person doesn't respond, then we can send the warrant. Am I right on that? यस, ठीक है, इफ द पर्सन इज नॉट टेकिंग समन्स तो हमें पता Yeah. है कि बंदा मान नहीं रहा हमारी बात, तो हम वारंट भेज देंगे। सही है। True. और क्या हम वारंट के केस में समन्स भेज सकते हैं? मामला I think so. वारंट का No. है, मामला वारंट का है, ट्रायल वारंट का है। और वारंट का ट्रायल होता कब है? जब 2 साल से ऊपर का मामला होता है, नॉर्मली, जनरली, है Three ना? 3 years, no? About 3 years. 2 ईयर, 2 ईयर, Yeah. नॉर्मली 2 साल से ऊपर जो होता है। ये दो चीजों को कंफ्यूज मत करना। जब हम जनरल बात करते हैं, जनरल लॉ की, तो 3 साल से ऊपर का केस कॉग्निजेबल होता है जिसमें अरेस्टिंग करी Okay. जाती है जनरली। ठीक है. इट्स Hmm. नॉट अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, इट इज ओनली जनरली स्पोकन कि 3 साल से ऊपर कॉग्निजेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल है उसके आखिर में एक नया शेड्यूल बना हुआ है, अलग सेकंड पार्ट बना हुआ है, जो बोलता है कि अगर हम आपको शेड्यूल में ना बताएं कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, तो आप 3 साल से ऊपर के मैटर को कॉग्निजेबल मान। Cognizable. बट जब हम बात करते हैं समन केस या वारंट केस की, तब हम देखते हैं सेक्शन 2X ऑफ ओल्ड सीआरपीसी,
जो बताता है कि वारंट केस होता है Above 2 वो years. केस जो समन्स केस नहीं होता। और समन्स केस क्या होता है? जो 2 साल से नीचे होता है। तो मतलब वारंट केस क्या हो गया? 2 साल से ऊपर। सो 2 साल से ऊपर जनरली इज अ वारंट केस। 3 साल से ऊपर जनरली इज अ कॉग्निजेबल केस, बट दिस इज नॉट अ डेफिनेट रूल। Hard and fast rule. Okay. ठीक है, अब द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स कि वारंट के केस में क्या एज अ कोर्ट मेरे पास ये पावर है कि मैं समन से काम चला लूं, या फिर वारंट के केस में एज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर, एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, भाई मुझे वारंट से ही काम लेना चाहिए, नहीं तो बंदा क्यों आएगा? Section 87 CRPC. देख लेते हैं सर 87 में क्या पुरानी है। CRPC. Section 97 क्या है सर? 87 87 87 87. 87 ओल्ड CRPC की न्यू? Old CRPC. ओल्ड सीआरपीसी। सही है अब भाई। चौहान सर ने पकड़ा तो सही है, मगर पहले क्वेश्चन का आंसर पकड़ा है बस ये। पहला क्वेश्चन क्या था? समन की जगह वारंट भेजा जा सकता है या नहीं? जो हमें वंदना ने बता दिया कि भेजा जा सकता है, उसका सेक्शन सर ने बता दिया 87 है, बिल्कुल सही है। इशू ऑफ वारंट इन ल्यू और इन एडिशन टू समन्स। मगर मैंने क्या पूछा? वारंट की जगह समन में भेज सकता हूं या नहीं, एज अ कोर्ट, एज अ मैजिस्ट्रेट? क्या ऐसा करना ठीक होगा, या दूसरी पार्टी आके ये बोल सकती है कि मेरे भाई जब वारंट केस है तो वारंट भेजना, क्यों टाइम वेस्ट करवा रहा है पार्टी का? क्या ऐसा विशिएट हो सकता है? क्या होगा अकॉर्डिंग टू योर गुड सेंस, jurisprudential सेंस? Raghav, as for me, no, but maybe in certain cases, yes. चलो, तो I'm using my 200। common sense. Maybe for outstation, outside jurisdiction, I think that's my common sense. I'm not going as per the. ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ठीक है, सो लेट्स गो टू सेक्शन 204 ऑफ द ओल्ड सीआरपीसी वंस, और फिर हम 87 और 204 को साथ में समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, 87 हमें चौहान सर ने बता दिया, वारंट इन ल्यू ऑफ समन। समन से काम नहीं चलता तो मैं वारंट भेज सकता हूं व्हेन आई नो दैट द पर्सन इज ट्राइंग टू एब्सकॉन्ड। ये हमें पता चल गया। अब हम इसका उल्टा देखना चाहते हैं कि वारंट की जगह मैं समन भेज सकता हूं या नहीं। सो 204 पे अगर सब लोग आ चुके हैं तो मुझे बता दो आ चुके हैं। ठीक है, एंड 204 सेज इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। यहाँ क्या हो रहा है? कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग हो रही है, इशू ऑफ प्रोसेस की स्टेज है ये। कॉग्निजेंस ले ली जा चुकी है 190 में, और अब इशू ऑफ प्रोसेस हो रहा है, मैं समन्स भेजने लगा हूं, बंदे को कोर्ट में बुलाने वाला हूं अब। तो हमें लॉ बताता है कि आप क्या कर सकते हो, और वो बोलता है इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग एंड द केस अपीयर्स टू बी अ समन्स केस। अगर समन्स केस है, ही शैल इशू, शैल वर्ड क्या है? शैल इशू हिज समन्स फॉर अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज। अगर समन्स केस है तो मैं समन्स ही भेजूंगा। मगर अगर मुझे लगे कि बंदा भागने वाला है तो मैं 87 अप्लाई कर दूंगा। तो 87 से मुझे पावर मिल जाएगी टू सर्व वारंट इन ल्यू ऑफ समन्स, राइट? समन्स केस में वारंट भेजने की पावर मुझे 87 से मिल जाएगी। और सेकेंड पॉइंट बोलता है और अ वारंट केस, जब वारंट केस होगा तो बोलता है ही मे इशू अ वारंट, शैल नहीं, मे इशू अ वारंट, or if he thinks fit a summon for causing the accused to be brought or to appear at a certain time before such magistrate or some other magistrate having jurisdiction। तो वारंट केस में मैं चाहूं एज अ मैजिस्ट्रेट तो वारंट भेजूं, और मैं चाहूं तो समन्स भेजूं। मगर समन्स के केस में जनरली कोर्ट बोलता है, लॉ बोलता है कि आप समन्स ही भेजो, अनलेस एंड अनटिल आपको लगता है कि 87 यूज करने की जरूरत है, और 87 आपको वो पावर दे दें। और वो पावर कौन से केस में मिलती है? 87 हमें पावर देता है if either before such issue of summons or after the issue of the same before the time fixed for appearance the court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summons।
अगर मैं समन्स को अवॉइड कर रहा हूं या नहीं मान रहा हूं या कोर्ट नहीं आ रहा हूं या प्रोक्लेमेशन नहीं मान रहा हूं, तो मेरे ऊपर किस धारा में विचारण किया जाएगा? विच सेक्शन विल आई बी ट्राइड अंडर if I'm not obeying the summons or if I'm avoiding the summons, और या फिर मैं किसी भी तरह की कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर रहा हूँ? 78, no? Old CRPC. आईपीसी की बात हो रही है सर। आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन कौन से एक्ट में करी जाती है? आईपीसी में ना। Mm-hmm. तो मैं पूछ रहा हूँ कौन सा सेक्शन मेरे ऊपर लगेगा इफ आई एम ट्राइंग टू अवॉइड समन्स और इफ आई वन एम एटी ट्राइंग टू। 187 के आसपास होगा। कौन सा? 187 के आसपास तो बहुत सारी चीजें हैं सर। मैं वो देख रहा हूँ, मैं एकदम से मुझे याद आया तो इसलिए मैं चलो 172, 173, 174 चेक हाँ, करो। करेक्ट करेक्ट उसी में। यस, 172। यस, 2, 3, 4 में हमारा अलग अलग चीजें दी हुई हैं। मैं अगर सम्मन नहीं ले रहा हूँ या फिर सम्मन डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ या फिर सम्मन अवॉइड कर रहा हूँ। 174A में है, अगर मैं प्रोक्लेमेशन अवॉइड कर रहा हूँ तो अलग से अलग सजा मिलेगी मुझे। मतलब इसका सीधा सा वो है कि उसमें जाना है चैप्टर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्विस सारा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये सब पुराना याद था, इसलिए 187 का ध्यान आया मेरे को कि सारे उसमें अड़चने आई थी पहले बार। राइट राइट राइट। ठीक है। सो 87 ने मुझे पावर दिया, अगर मैं एब्सकॉन्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं समन्स के केस में वारंट भी भेज सकता हूँ, या फिर मैं कोर्ट अगर नहीं आता जिस दिन मुझे आना चाहिए था तब भी मेरे खिलाफ वारंट हो सकते हैं। तो पहले बेलेबल वारंट होते हैं, फिर एनबीडब्ल्यू हो जाते हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स। ठीक है। और बेलेबल वारंट्स कौन से सेक्शन में होते हैं? एनीबॉडी? विच सेक्शन टॉक्स अबाउट बेलेबल वारंट्स? इंडेक्स में देखने से ये नहीं मिलेगा, अगर पता होगा तो ही पता होगा, इंडेक्स में नहीं मिलेगा। तो वो है हमारा अगला सेक्शन, जो है सेक्शन 71 ओल्ड सीआरपीसी का। उसमें बेलेबल वारंट्स होते हैं। ठीक है। तो लेट्स गेट बैक टू वारंट्स एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वारंट्स। ये बात क्लियर है ना सबको कि समन्स के केस में मैं समन्स भेजूंगा, मुझे स्पेसिफिकली बोला गया है शैल इशू समन्स। समन्स के केस में किसी को भी अलग से हरासमेंट नहीं करनी है, ये मुझे अलग से बताता है लॉ। साथ में ये भी लिखता है 87 में कि अगर आप वारंट भेजना चाहोगे तो यू विल रिकॉर्ड रीजंस। तो कोर्ट्स के ऊपर शिकंजा कसा हुआ है कि समन्स के केस में भाई बहुत ध्यान रखना, और वारंट तभी भेजना जब आपको एकदम पक्का हो कि बंदा एब्सकॉन्ड कर। Absconding. ठीक है। मगर वारंट के केस में मैं चाहूं तो वारंट भेजूं और चाहूं तो समन भेजूं, क्योंकि वारंट केस है, As per the 3 साल से discretion ऊपर of की the. सजा है। 3 साल से ऊपर की सजा है, तो बंदा अपराधी तो हो ही सकता है। तो उस केस में इतना रिस्की है भी नहीं, वारंट भेजना चाहूं तो भेज दूं। मगर अगर मुझे लगता है भाई बंदा साफ सुथरा आदमी है, गवर्नमेंट जॉब में है, एंड द पर्सन डज नॉट लुक फनी, देन आई कैन ट्राई समन्स एज अ कोर्ट। ठीक है। सो 87 एंड 204 को हम ध्यान रखेंगे। देन वी कम टू वारंट ऑफ अरेस्ट, which starts from section 72 in the new CRPC, and it says form of warrant of arrest and duration. Every warrant of arrest issued by a court under Sanhita shall be in writing, signed by presiding officer, and shall bear the court का seal. What is missing? What one thing is missing? जो समन्स में था मगर यहाँ नहीं है। Duplicate. डुप्लीकेट। समन्स डुप्लीकेट में जाते हैं, वारंट डुप्लीकेट में नहीं जाता, क्योंकि मैं डुप्लीकेट क्यों लेके जाऊं? मुझे तो बंदे को वारंट के साथ उठा के लाना है वापस, राइट? तो मुझे डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है। एंड इसका दूसरा पार्ट बोलता है एवरी सच वारंट रिमेन्स इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इट इशूड
which issued it or until it is executed. Very important question for those who will appear in any exam, कि वारंट कब तक फोर्स में रहता है? जब तक वो कैंसिल नहीं हो जाता या जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। कोई 6 महीने, 2 साल, 1 साल लिमिटेशन ऑफ द सूट, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अगर हमें कभी कभी हमारे खिलाफ जब वारंट हो जाते हैं, हमारे तक समन्स नहीं पहुंचते या ऐसा कुछ होता है, तो हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कैंसिलेशन ऑफ वारंट की। वो कैंसिलेशन ऑफ वारंट की एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 70 का 2 ही लगती है, जो अब 72 का 2 हो गया है। 72 की एप्लीकेशन होती है जिसके अंडर हम कैंसिलेशन ऑफ वारंट लगाते हैं। राइट, कभी कभी बंदा नहीं जा रहा होता बहुत टाइम तक, 5, 7, 10 बार सम्मन हो जाते हैं, फिर कोर्ट बेलेबल वारंट कर देती है, उसमें भी नहीं मानता, फिर नॉन बेलेबल वारंट हो जाता है, तब उसको याद आता है कि अरे अब तो अरेस्ट हो जाएगा। तो वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाके कैंसिलेशन लगाते हैं, या फिर बड़ी कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि सर बेलेबल, नॉन बेलेबल वारंट्स हो गए, एनबीडब्ल्यू हो गया, इसको वो कर दो, मुक्ति दे दो, ऑर्डर को रिवाइज कर दो। तो ऊपर वाली कोर्ट कहती है भाई 72 में एप्लीकेशन लगाओ नीचे ही उसी मैजिस्ट्रेट के पास, और अपने वारंट को कैंसिल करने की कोशिश करो, सरेंडर करो आप कोर्ट के सामने, कोऑपरेट इन द प्रोसीजर। ठीक है। सो 72 का ये दो चीजें हमने देख ली। देन कम्स पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। ये होते हैं बेलेबल वारंट्स। जब मेरे को वारंट पे कोर्ट ये लिख के भेजेगी कि आप सो एंड सो आदमी जिसका नाम राघव अरोड़ा है, जो सो एंड सो रोड पे रहता है, इस आदमी को इस अपराध में अरेस्ट करके मेरे सामने लेके आओ। मगर दो सिचुएशन हो सकती है, या तो कोर्ट बोलेगी कि कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी कुछ नहीं, यहां लेके आओ, तो ये हो गया नॉन बेलेबल वारंट। अगर कोर्ट ने बोल दिया कि जाओ इसके पास वारंट लेके, अगर ये वहीं पे खड़े खड़े आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करके दे दें, सिक्योरिटी दे दें, तो इसको छोड़ देना, तो वो हो गया बेलेबल वारंट। वो ही 71 में बात हो रही, 73 में ऑफ द न्यू सीआरपीसी एंड 71 ऑफ द ओल्ड सीआरपीसी में बेलेबल वारंट की बात हो रही है। सो व्हाट डज इट से? पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। कोर्ट को ये पावर दी गई है कि आप सिक्योरिटी ऑर्डर कर सकते हैं, और वो क्या बोलता है? एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, उन्हें अगर फैक्ट्स ऑफ द केस देख के लगता है कि बंदा कुछ ज्यादा ही नाटक करता है, तो नॉन अवेलेबल कर देंगे, मगर अगर उन्हें लगता है नॉर्मल आदमी है तो बेलेबल वारंट कर देंगे। सो इन इट्स डिस्क्रिशन बाय एंडोर्समेंट ऑन द वारंट, वारंट पे ही लिखेंगे, इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट्स अ बेल बॉन्ड विद सफिशिएंट श्योरिटीज फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट, अगर वो बेल बॉन्ड दे देता है सफिशिएंट पुलिस को at a specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release the person from the custody। पुलिस वाले वहीं उसको रिलीज कर देंगे अगर वो बॉन्ड भर देता है, अगर वो सिक्योरिटी दे देता है। दिस इज अ बेलेबल वारंट। तो कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि बेलेबल वारंट में बेल किसको दी जाती है, कौन रिलीज करता है, कोर्ट करती है या पुलिस करती है? पुलिस रिलीज करती है। पुलिस के पास पावर है रिलीज करने की बेलेबल वारंट के केस में। ठीक है। देन कम सेकंड, अगर कोर्ट एंडोर्समेंट लिखती है तो उसमें क्या क्या लिखेगी? नंबर ऑफ श्योरिटीज, कितने श्योरिटीज लगाने हैं, अमाउंट, कितना अमाउंट लगाना है, लाख रुपए, 50,000 रुपए, एंड टाइम एट विच दे हैव टू अटेंड द कोर्ट, अगली डेट की तारीख। एंड वेन एवर द सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन, द ऑफिसर टू whom the warrant is directed shall forward the bond to the court। जब बॉन्ड ले लिया जाएगा, जब उससे पैसे ले लिए जाएंगे, तो पुलिस वाला क्या करेगा? अपने घर तो ले नहीं जाएगा पैसे, तो वो मैजिस्ट्रेट को भिजवा देगा कि सर इसने बॉन्ड भर दिए हैं, ये बॉन्ड रख लो अपने पास। ठीक है। फिर आता है 74 विच सेज वारंट टू whom डायरेक्टेड। वारंट किसको देना है? वारंट किसी को भी दिया जा सकता है, जिसका मतलब है वो पुलिस ऑफिसर को भी दिया जा सकता है, कोर्ट के ऑफिसर को भी दिया जा सकता है, वो किसी प्राइवेट पर्सन को भी दिया जा सकता है। एंड इन एनी केस व्हेन द कोर्ट ऑर्डर द वारंट टू बी एग्जीक्यूटेड, द पर्सन whom इट इज एड्रेस्ड टू हैज टू एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी नानुकुड, ही हैज टू डू इट। वहीं पे ये भी कहता है
कि अगर एक से ज्यादा ऑफिसर्स को वारंट एग्जीक्यूट करने को कहा गया तो उनमें से कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है। ऐसा नहीं है जिसको पहले कहा है वही करेगा या जो उनमें से बड़ा है वही करेगा। एनी पुलिस ऑफिसर कैन एग्जीक्यूट। ठीक है। सो इजी सेक्शन है, इसमें हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। देन वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। अब बात करता है द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल jurisdiction फॉर अरेस्ट ऑफ एस्केप्ड कन्विक्ट, proclaimed offender or any person who is accused of a non-bailable offense and is evading arrest। तो ऑर्डिनरीली ऊपर 74 में लिखा है ऑर्डिनरीली एक पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है, मगर अगर इमीडिएट एग्जीक्यूशन जरूरी है तो किसी भी आदमी को दे सकते हो। 75 कहता है अगर कोई ऐसा है जो एस्केप्ड कन्विक्ट है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, माने कुछ बड़े बड़े अपराधी हैं, अगर ऐसा कोई है तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट किसी भी आदमी को बोल सकता है जाओ इसको पकड़ के लाओ, और वो बंदा वारंट की रिसीट को एक्नॉलेज करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करने जाएगा। कोई खास But इंपॉर्टेंट। Raghav, I just have a point. किसी आदमी को ये बोल सकता है. Don't you think it's risky if he's, you know what I देख के mean? बोला देख के बोला जाएगा ऑब्वियसली। आपको और मुझे वो नहीं बोलेंगे कि जाओ वारंट दे रहा हूँ पकड़ के लाओ, हाँ, चलते because if फिरते he's a किसी भी बड़ा आदमी को। बंदा, criminal really. हाँ, एनी वन का यहाँ पे मतलब है कि वो कोर्ट के किसी ऑफिसर को बोल देंगे। हो सकता है Still कोर्ट भी की। मेरे को लगता है risky है. नहीं, ऑब्वियसली रिस्की है, बट सी कोर्ट के पास दिमाग इतना है कि अगर मेरे कोर्ट के बाहर कोई सीआरपीएफ का खड़ा है आदमी, वो तो कर सकता है ना अरेस्ट। सीआईएसएफ का खड़ा कोई आर्मी गाय है, दे कैन डू इट प्रोबेबली बेटर देन द पुलिस ऑफिसर्स। तो द कोर्ट्स नो कि मैं किसको एनी वन एनी पर्सन में डाल सकती हूँ। ऐसे थोड़ी किसी आंटी को बोल दे जाओ चोर पकड़ के लाओ, वो नहीं कर सकते। You're right. हाँ, तो वो दे नो दे आर प्रूडेंट इनफ। अच्छा राघव जी, आपने ये जो बताया व्हाइल वी वर डिस्कसिंग न्यू सीआरपीसी में 73, कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेल इज गिवन बाय कोर्ट और पुलिस, यही था ना आपने जो बोला था? जी। तो आई थिंक इट इज आल्सो कवर्ड इन ओल्ड सीआरपीसी 436 एंड नाउ इन 478, यही चीज है ना? हाँ, वो बेलेबल वो क्या है, वो है जब बेलेबल ऑफेंस है, आप कोर्ट के सामने खड़े हो, आपका राइट है आप जाके बेल ले लो। हम यहाँ बात कर रहे हैं वारंट की जिसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं। तो जब वारंट पे जाएगा तो कोर्ट खुद उठ के तो जाएगी नहीं किसी को वारंट लेके कि जी हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, वो पुलिस वालों को भेजेगी। तो Right. पुलिस वाला आपको बेल दे देगा नहीं, अगर उसमें उसमें लिखा हुआ उसमें है। लेकिन एक चीज है, 436 में वो कोर्ट के सामने थोड़ा ना खड़ा, वो कई बार पुलिस स्टेशन में ही दे देते हैं bail, अगर नहीं? बेलेबल ऑफेंस है। हाँ, अवेलेबल है तो, है हाँ, ना? ये ऑन So the police वारंट नहीं चल officer रहा also ना। can get. द मैटर है, हाँ, मैटर सॉरी, इज द मैटर इज कि पूरा सेट वहां करता केस वारंट पे नहीं चल रहा। यहाँ पे वारंट इशू किया गया, जब वारंट इशू करा जाएगा तो वो पुलिस वाला ही लेके जाएगा और पुलिस वाला ही बेल देगा। अगर नॉर्मली आपका कोई तारीख लगी है जो बेलेबल ऑफेंस वाली तारीख है, उसमें कोर्ट से भी आप बेल ले सकते हो अगर कोर्ट के सामने खड़े हो, पुलिस से भी ले सकते हो अगर पुलिस के सामने खड़े हो। ठीक है। देन व्हेन द पर्सन अगेंस्ट whom the warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer। तो अगर आप और मैंने नॉर्मल आदमी ने या किसी आर्मी पर्सन ने किसी को अरेस्ट किया है तो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाओ और पुलिस ऑफिसर उसको फिर मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। नॉर्मल प्रोसीजर, लॉजिकल प्रोसीजर। देन वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अब वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर में ऑल्सो भी एग्जीक्यूटेड बाय अनदर पुलिस ऑफिसर जिसका वो नाम एंडोर्स कर दे। तो दिस इज डेलीगेशन ऑफ अ वारंट, ये भी अलाउड है। पुलिस वाला लिख सकता है कि जी ये मेरे पास कोर्ट ने वारंट दिया, क्योंकि दरोगा के नाम से एसएचओ के नाम से वारंट हो जाते हैं कि आप पकड़ के लाओ। दरोगा अपने कांस्टेबल को बोल देगा तू पकड़ के ले आ। ऐसा ही कुछ हमने सेक्शन 55 में भी देखा था पीछे, ओल्ड सीआरपीसी 55। डिप्यूट किया जा सकता है। इसी तरीके से हम देखते हैं अपना इन्वेस्टिगेशन में भी, वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए द पुलिस ऑफिसर कैन आइदर मूव पर्सनली और कैन डिप्यूट अ छोटा ऑफिसर। तो ये डेलीगेशन अलाउड होती है एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है। देन नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ द वारंट, ये भी हम पहले देख चुके हैं। ये बताओ कहाँ देखा है हमने। अगर हम किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं विदाउट वारंट, तो हमें उसको ये बताना जरूरी है कि हम आपको किस चीज के लिए अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। ये कहाँ पे है, हमने कौन से सेक्शन में देखा था। Rights of an arrested person. 50 में से ओल्ड सेक्शन 50 नाउ 47, 54. ओल्ड सेक्शन 50 Rights of an नाउ arrested 47। person.
सर सही बोल रहे हैं, राजेश सर सही बोल रहे हैं, 50, एंड along with that you can also read 41B of the old CRPC. मगर ध्यान क्या रखना है, वहां पे विदाउट वारंट वाले काम हो रहे हैं। जब विदाउट वारंट को अरेस्ट करने जाएगा तो उसको बता देगा कि आपको इस चीज के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, वहां पे ओरली बताया जा रहा है, साथ में एक मेमो बनाया जा रहा है, मेमो पे साइन कराया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वारंट लेके गया हूँ और उसके कहने पे मैं उसे वारंट दिखा रहा हूँ कि देख वारंट पे क्या क्या लिखा हुआ है, और वारंट में जो भी चीजें हैं मैं उस सब्सटेंस को नोटिफाई कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि जी इस चीज के लिए आपको अरेस्ट करने आया हूँ। ठीक है, तो दोनों, ऐसा नहीं है कि फालतू में उन्होंने रिपीट कर दी चीजें। नहीं, उसमें क्या है, वो वारंट भी नहीं है। वो वारंट नहीं है ना वहां पे, अरेस्ट वहां पे वारंट वाले अरेस्ट नहीं है, वो है नॉर्मल पावर ऑफ द पुलिस टू अरेस्ट। क्योंकि वहां पे वो कह रहा है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है या फिर कोई It's ऑफेंस supposed to be done आपकी, verbally and written also. Yeah. हाँ, And take a signature. आपकी प्रेजेंस में हो रहा है या फिर कॉग्निजेबल हो रहा है, आपको रीजनेबली सफिशिएंट एविडेंस, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है कि किसी आदमी ने कोई ऑफेंस किया है, तो आप उस आदमी को जाके अरेस्ट कर सकते हैं। वो And नॉर्मल at the पावर time of पुलिस होगा। arrest, you're supposed to inform a relative also, no? Am I right on that? यस, Yes. यस, रिलेटिव को भी इन्फॉर्म करना है, और उसको एडवोकेट भी लेके आना है उसके You लिए। can call up his advocate. Yes. सर्विस ऑफ द एडवोकेट हैज टू आल्सो बी प्रोवाइडेड टू हिम, 41D। ठीक है, सो ये हो गया नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट इन 77, आपने उसको वारंट दिखा दिया। देन पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले, जब पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेंगे तो एज सुन एज पॉसिबल मैजिस्ट्रेट के सामने लाएंगे। मैक्सिमम टाइम अलाउड इज 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम फॉर जर्नी। कभी कभी कुछ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कितने टाइम में आदमी को मैजिस्ट्रेट के सामने लेके आना है। In that case, you will be given option as soon as possible, 24 hours, 48 hours. 24 hours without 24 excluding hours with traveling. unnecessary delay. That will not be the answer. That is the wrong answer. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। 24 hours excluding traveling. Am I right? Again, not the answer. The right answer will be as soon as possible. Maximum time is 24 hours, Oh, excluding the time of journey. ठीक है, सो एग्जाम वालों के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है, फालतू में अपने पास नहीं रख सकते। नॉर्मली उनको बोला है विदाउट अननेसेसरी डिले बंदे को लेके आना है। पढ़ो क्या लिखा है, बोलता है द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट बिफोर ही इज रिक्वायर्ड टू बाय लॉ टू प्रोड्यूस अ पर्सन, विदाउट अननेसेसरी डिले, एसएपी। उसके बाद प्रोवाइजो लगाता है, प्रोवाइडेड दैट द डिले शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड 24 आवर्स, द मैक्सिमम टाइम इज 24 आवर्स, अदरवाइज विदाउट अननेसेसरी डिले एज सुन एज पॉसिबल लेके आओ। ठीक है, उबासियां आनी शुरू हो गई हैं। नहीं, I was actually tired not because of your daytime fatigue. It's, your lecture is Rather, आई very, होप आई एम नॉट, मैं बोर तो नहीं कर रहा ना किसी नहीं को। नहीं, it no, was no, no, it's very very interesting rather, very but it's interesting 10 o'clock. lecture, So and can we wind up? See, we started at 8:30 today. We were क्रॉस half an hour कनेक्शन जो late. आपने क्रॉस कनेक्शन जो है ज्ञान सर से सीखा और हमें सिखा रहे हो, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। ये Thank you. दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, डे में जो भी रहा शेड्यूल। I get it. I get it. I get it. मैं थोड़ा बस अलर्ट करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, जस्ट टू टेक अ ब्रीदर, एंड अदरवाइज हमने 8:30 शुरू किया था, 8 बजे के हिसाब से मत सोचो, 15-20 मिनट। And sir, again I remind, particularly for those who are appearing in exam, this 24 hours excluding journey period is very dangerous clause. हाँ, सर ने इस पे स्टोरी भी बता रखी है पहले हमें। Yes, and he वो was ध्यान he was रखना। fond of narrating that story. या Uh, ठीक है, चलिए। सो अब आ गया वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, वारंट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। आप ये नहीं बोल सकते कि वारंट उस कोर्ट ने निकाला था, मुझे दूसरी जुरिसडिक्शन में पकड़ा गया, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। कहीं पे भी पकड़ा जा सकता है आपको। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बाहर हूं, मैंने कोई अपराध किया और मैं यहां से निकल के भाग गया, पाकिस्तान नहीं, मैं चला गया बांग्लादेश या श्रीलंका, ऑफेंस मैंने किया था दिल्ली में। अब जब मैं श्रीलंका से वापस आऊंगा तो मुझे कहाँ पकड़ा जाएगा, कहाँ मेरा ट्रायल किया जा सकता है? पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा तो कहीं भी जा सकता है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। मेरा ट्रायल कहाँ किया जाएगा? क्या मुझे वापस दिल्ली लेके आएंगे जहां ऑफेंस हुआ था, या फिर कैसे रहेगा ट्रायल का सीन, कैसे होगा?
Preferably Delhi, where you were being tried. चलो, दैट इज वन ऑफ द आंसर्स. एनीबडी एल्स? No, whether the person has committed the crime and then gone to another country, or sitting in the other country has committed crime. या तो उसने अगर तो उसने क्राइम किया है और बाहर चला गया, केस यहाँ पे दर्ज है, देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफर ऑफ जुरिस्डिक्शन, वो तो उसी कोर्ट में जाएगा. ठीक है. और अगर उसने बाहर किया हो क्राइम? बाहर किया And the हो outside क्राइम, police and the outside नहीं country नहीं is responsible. नहीं नहीं नहीं, आउटसाइड कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल, बट आईपीसी अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन while abroad also. So if foreign government has not taken action against him, then he is liable under IPC. चलो, सुधीर सर ने दो चीजों के जवाब बिल्कुल सही दे दिए. अगर यहाँ पे अरेस्ट करके बाहर चले जाऊं तो मुझे श्रीलंका से वापस बुला के फिर दिल्ली ले जाया जाएगा और वहीं पे होगा जहां मैंने ऑफेंस किया था. जुरिस्डिक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि जहां पे ऑफेंस हुआ है वहीं के विटनेस वगैरह भाई जल्दी जल्दी चाहिए ना, हर किसी को थोड़ी बाहर से बुलाते रहेंगे. दूसरी चीज, अगर मैं बाहर ऑफेंस करूं, ये भी सर ने बिल्कुल सही बताया कि मेरा आईपीसी पीछा करती है. आईपीसी की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लगती है अगर मैं इंडियन सिटीजन हूं, या फिर मैं कोई फॉरेन सिटीजन होके इंडियन एयरक्राफ्ट या इंडियन शिप पे ऑफेंस करता हूं, तब भी मेरे पे आईपीसी लगती है. मेरे को इंडिया के अंदर इंडिया के लॉ के हिसाब से प्रोसिक्यूट किया जाएगा. मगर अगर मैं इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस करता हूं, इंडिया की सरजमी पे मेरा ऑफेंस नहीं हुआ है, आई डोंट नो कि कोई एक जुरिस्डिक्शन बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, तो फिर कहाँ बनेगी, कैसे Where he डिसाइड? lands. ओके, वेयर ही लैंड्स इज वन आंसर. एनीबडी एल्स? The place where he is found. द प्लेस वेयर ही इज फाउंड. The same thing, no, sir? हाँ, सेम थिंग है. ठीक है. चलिए, बिल्कुल सही है, दोनों की ही बात बिल्कुल सही है, दोनों की बात सेम है तो सही है. कौन से सेक्शन में लिखा है? हाँ, 178 CRPC old. 10 का झटका और मारो सर, 10 और बढ़ा दो. 10 और बढ़ाओ. हाँ, 188. 188. और 188 जिसको भी सबसे पहले मिल जाए वो रीड भी कर दे. Outside India. नए वाले में 208 है. नए वाले में 208. 208. ठीक है जी, 208 भी सब लोग रिकॉर्ड कर लेना. Offense committed outside India. When an offense is committed outside India by a citizen of India, whether on high seas or elsewhere, uh, second clause is by a person not being such a citizen on any ship or aircraft registered in India, he may be dealt with within respect of such offense as if it had been committed at any place within India at which he may be found or where the offense is registered in India. बस जहां पे जैसे सर ने बोले, एग्जैक्ट वर्ड्स बोले सुधीर सर ने, वेयर ही मे बी फाउंड, या फिर वंदना की भाषा में बोले तो वेयर ही लैंड्स. तो अब वो लैंड कहाँ किया वो तो हमें नहीं पता, मगर वो जहां पकड़ा जाएगा दैट इज मोर अप्रोप्रिएट. ठीक है. सो दैट विल बिकम आवर जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 188 ऑफ द ओल्ड सीआरपीसी, 208 ऑफ द न्यू सीआरपीसी. चलो जी, आगे बढ़ते वो जो हैं. आप श्रीलंका का बता रहे थे, तरह से उसको मंगाएंगे तब जब हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी, नहीं हुई तो वो मौज करेगा वो. हाँ, एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन का लॉ भी इन्होंने टाइट कर दिया है. जैसे कई सारे लोग अब यहाँ इस पे बड़ी सारी लोगों ने चर्चा करते हैं ना, बोलते हैं कि ये फालतू के चेंजेस हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस है. जैसे जैसे आगे पढ़ते जा रहे हैं आपको ये पता लगता रहेगा कि चेंजेस आर नॉट बैड, दे हैव एक्चुअली अप्लाइड देयर माइंड ऑन इट. और आप अभी अटैचमेंट में आओगे तो व्हाट दे हैव पुट इज कि अगर आप अटैचमेंट की स्टेज तक पहुंच चुके हो और बंदा बाहर जा चुका है, फॉर एग्जाम्पल माल्या, तो अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सैंक्शंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है. जो मैंने आपको 86 बताया था, सेक्शन 86, दैट क्लियरली सेज दैट
The court may, on written request from the police officer not below the rank of SP or commissioner, initiate the process of requesting assistance from the court or authority in the contracting state for identification, attachment and forfeiture of the property. अगर बंदे को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर दिया जाए तो SP या फिर पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ पुलिस की रिक्वेस्ट पे कोर्ट डायरेक्ट प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से असिस्टेंस मांग सकती है कि इसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए। पहले क्या था राघव? सॉरी, आई एम आस्किंग यू। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के चैनल से हुआ करता था, ओके। तो दैट वुड टेक अ लॉट मोर टाइम। अब यहाँ पे थोड़ा कम करने की कोशिश करी जा रही है, राइट। सो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ, जैसे राजेश सर ने बोला, बिल्कुल सही बोला, कि आपको संपर्क साधना पड़ेगा। संपर्क साधने के बाद उसकी जो भी संपत्ति मिलेगी उसका क्या बोलते हैं, इसको अधिग्रहण करना पड़ेगा, नहीं संप्रहित करना पड़ेगा उसे। लेकिन एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है, द ऑफेंस शुड बी ऑफेंस इन दैट कंट्री आल्सो। पर्टिकुलर एग्जांपल, डॉरी डिमांड 498A, दिस इज नॉट एन ऑफेंस इन एनी अदर कंट्री, सो एक्सट्रेडिशन विल नॉट बी पॉसिबल। हाँ, वो फिर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलेगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी जूरिस्प्रूडेंस है। हाँ, एक्सट्रेडिशन विल नॉट बी पॉसिबल एंड 498 के कई अक्यूज कंट्री छोड़ के बाहर चले जाते हैं। एलसीआई पर ही कई लोग क्वेरी करते हैं। एलसीआई की मैं ही पता नहीं कितनी क्वेरी हमने डील की है कि जी मैं बाहर बैठा हूं और मेरे पेरेंट्स को तंग किया जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक प्रॉब्लम है। चलो, ये भी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है जी। सो नाउ इज सेक्शन 80 और 81। ये मैंने आपको जो पहले बताया था, सम्मन का एक ही चैनल होता है, अदर लोकल जुरिस्डिक्शन में मैजिस्ट्रेट को भेज दो। मगर वारंट के चैनल दो तरह के होते हैं। अगर आपको टाइम की कमी नहीं है तो आप मैजिस्ट्रेट, CJM, DM वगैरह के थ्रू कर दो। अगर टाइम की थोड़ी किल्लत है तो अपनी ही टीम यहाँ से भेज दो और And they'll वहां contact the जाके magistrate and then they'll get it. They'll arrest the person. दे विल गो देयर, पुलिस वालों से, पुलिस स्टेशन वालों के पास, जो भी लोकल पुलिस स्टेशन होगा वहां जाएंगे, वहां से असिस्टेंस मांगेंगे, एंडोर्समेंट मांगेंगे और उनके मदद से और उनकी एंडोर्समेंट के साथ दबिश करेंगे। ठीक है। एक्चुअली सर, जब ये चार्ल्स सोबराज एब्सकॉन्ड हुआ था तिहाड़ जेल से, हम्म। तो उसको गोवा और बॉम्बे और दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था गोवा से। उन्होंने कोई एंडोर्समेंट ली थी, उसको उठा के महाराष्ट्र बॉर्डर में ले आए थे। हाँ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिस्क्रिप्शन दैट हैज बीन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, वो भी यूज करी जा हाँ। सकती है। ठीक है, वो आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। लेट्स सी। Now 80 says warrant Raghav, for I didn't understand endorsement in the sense. Sorry, I'm asking you because endorsement in the sense, endorsement in the sense कि आप रहने वाले हो दिल्ली के, मैं रहने हाँ वाला हूँ देहरादून का। ठीक है। हाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट से कोई आदमी वहां पे ऑफेंस करके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे ही एक वो है, ये ट्रू स्टोरी बेस्ड, दैट वन पर्सन, देवर इंटर रिलीजियस मैरिज हुई, मैरिज नहीं भी हुई, बंदा लड़की को लेके भाग गया मुजफ्फरनगर। ठीक है। तो अब यहाँ से पुलिस वालों को उस आदमी को पकड़ना था। वी डिड नॉट नो कि वो मुजफ्फरनगर में है, मेरठ में है या आसपास कौन से गांव में है। वी हैड टू ट्रैक हिम थ्रू मोबाइल एंड ऑल दैट। तो हमने यहाँ से एक ऑर्डर ले लिया दैट वी कैन गो फॉर द दबिश, एंड यहाँ से हम पुलिस की टीम के साथ निकले एंड वी वेंट टू मुजफ्फरनगर ट्रैक करते हुए। जब हम वहां पहुंचते हैं तो हम पुलिस वालों के पास जाते हैं, वहां की लोकल पुलिस के पास। जैसे मैंने बताया कि इसके दो रीजन है। वन, दैट एज पीपल फ्रॉम देहरादून वी माइट नॉट नो कि मुजफ्फरनगर के क्या रास्ते हैं, तो हम भटक जाएंगे और बंदा हमारा गोलू बनाता चला जाएगा। वन। टू, अगर हमने गलती से गलत आदमी को उठा लिया या फिर यहाँ के पुलिस वाले मैलिफाइड तरीके से कुछ गलत अरेस्ट करें, वहां पे कंप्लायंस फॉलो ना करें, तो वहां के पुलिस वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको तो अपने DM को रिपोर्ट करना है ना, अपने SP को, CO को रिपोर्ट करना है, उनको भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो टू सेव ऑल दैट एंड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन कंप्लायंस, यहाँ से जो टीम जाएगी वो वहां जाके पहले वहां पुलिस वालों को बताएगी कि हमें इस आदमी को अरेस्ट करना है। वहां के पुलिस वाले यहाँ से जो वारंट गया है उस चीज पे एंडोर्समेंट माने एक मक्खी बिठा देंगे, सिग्नेचर कर देंगे कि मैं सो एंड सो थाना प्रभारी
मेरे पास ये टीम आई और इस टीम ने इस आदमी को अरेस्ट करना है, इस आदमी को अरेस्ट करने के लिए दे आर लीगली कॉम्पिटेंट, ये आदमी जिस रैंक का मेरे पास आया है वो इसको अरेस्ट कर सकता है, एंड रीजनेबली अरेस्ट कर लेना चाहिए, केस बनता है। फिर वो एंडोर्समेंट जब मुझे मिल जाएगी तो मैं एक तरीके से उस जुरिस्डिक्शन के अंदर विद अथॉरिटी विद सैंक्शन प्रॉपर अरेस्ट कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, लीगल प्रॉब्लम्स। नहीं तो अगला बंदा बाद में बोलेगा कि जी मेरा एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस हो रही है, ऊपर से दूसरे वहां से टीम आ रही है और मेरे को उठा के ले जा रही है फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो दैट इज व्हाई दिस इज अ प्रॉपर चैनल टू बी फॉलोड। तो उनसे एंडोर्समेंट ले ली जाती है, साइन ले लिया जाता है, अथॉरिटी ले ली जाती है। Thank you. अब 80 आ गया, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। ये पहला तरीका। और पहला तरीका क्या बोलता है? व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, बाहर बाहर वारंट करवाना है, सच कोर्ट में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर, अपने पुलिस वालों को देने की जगह वो क्या करेगा, forwarded by post or otherwise to the executive magistrate or DSP or commissioner of police within the local limits of the local jurisdiction where it is to be executed, and the executive magistrate or DSP or commissioner shall endorse his name on it। जो भी पुलिस वाले होंगे वो अपना नाम एंडोर्स करेंगे उसके ऊपर। एंड इफ प्रैक्टिकेबल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हियर इन बिफोर प्रोवाइडेड, वहां पे वो उसको एग्जीक्यूट करवाने में मदद करेंगे। So shall we not close today? सर बस ये दो निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास प्रोक्लेमेशन आ जाएगी आगे, फिर उससे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर the court issuing a warrant under subsection 1 shall forward along with the warrant the substance of information। obviously आप दूसरे jurisdiction में भेज रहे हैं तो जो भी वहां पे एसपी डीएसपी होंगे उनको आप बताओगे कि ये सब्सटेंस है, ये वजह से हम इसको अरेस्ट करने वाले हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न करके आप भेजोगे, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका, दिस इज द फर्स्ट चैनल जो आप मैजिस्ट्रेट्स के थ्रू, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस के थ्रू करते हो, वहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों के थ्रू। फिर वहां पे वो अपनी पुलिस को बोलेंगे और वो पुलिस पकड़ के लाएगी और बंदे को आपके कोर्ट तक पहुंचा दिया जाएगा। फिर दूसरा तरीका 81 बताता है, वो क्या बताता है, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब आप अपने पुलिस वाले को बोलते हो कि ये ले वारंट और दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाके अरेस्ट कर, यही है वो दबिश जिसकी मैंने अभी बात करी। और ये क्या बोलती है, व्हेन अ वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम, he shall ordinarily take it for endorsement either to executive magistrate or police officer not below the rank of the officer in charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed। अब हमारा पुलिस वाला ऑर्डिनरीली क्या करेगा, दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाके या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर एसएचओ के पास जाएगा। तो जब मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट से बात कर रहा है तो वो बड़े लोगों से बात करता है, डीएसपी से बात करता है, कमिश्नर से बात करता है, और फिर डीएसपी कमिश्नर वहां अरेस्ट करा देते हैं 80 में। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपने पुलिस वाले को भेज रहा हूँ कि जा यहाँ से और वहां पे जाके इसको एग्जीक्यूट कर। तो वो जब वहां पहुंचेगा या तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बात कर लें अगर उसको मन करे, या फिर वो जाके दरोगा जो भी एसएचओ होंगे उनसे बात करें और उनको बोले असिस्टेंट से तो वो दे देंगे। सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल एंडोर्स हिज नेम देयर ऑन, जैसे मैंने बताया वो एंडोर्समेंट दे देंगे, अथॉरिटी दे देंगे, और उसके बाद वो अरेस्ट कर लेंगे। Whenever there is a reason to believe that delay occasioned by obtaining endorsement of the magistrate, this is the third point जिसके बारे में हमने 2-3 बार बात कर ली। हो सकता है उन्हें लगे कि जी ये एंडोर्समेंट वगैरह लेने में तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो वो दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाके बिना एंडोर्समेंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। क्या बोलता है, whenever there is a reason to believe that delay occasioned by obtaining the endorsement of magistrate or police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution। मैं अगर ऐसी एंडोर्समेंट लेने गया तो ये एग्जीक्यूशन तो हो ही नहीं पाएगी। द पुलिस ऑफिसर टू whom it is directed may execute the same without endorsement, बिना एंडोर्समेंट के एग्जीक्यूट करूंगा, एंड एट एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच इशूड इट, ठीक है। अब ये दो हमारे चैनल हुए जिसमें हमने देखा किस तरीके से हम वारंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसके आगे जो दो सेक्शन है वो बताते हैं जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद क्या। ऑब्वियसली जिस आदमी को अरेस्ट करोगे उसे मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाओगे, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास, राइट। तो 82 में बताता है अगर वारंट बाहर लेके गए हो, बाहर एग्जीक्यूट कराया है, तो वहीं पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास ले जाओ या फिर डीएसपी के पास ले जाओ। नॉर्मली वहां के डीएसपी या जो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उसके पास ही ले जाओ, उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर बंदे को बिना उनकी परमिशन के मत लाओ, वहीं के आदमी को वहीं के प्रशासन में दिखा दो तो बेहतर है। मगर अगर जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है वो 30 किलोमीटर के दायरे में है,
तब तो क्लोज सा ही मामला है, आसपास के ही लोग हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप उसको मैजिस्ट्रेट के पास ले आओ जिसने वारंट इशू किया था। 82 ये बोलता है। सपोज देहरादून और ऋषिकेश का मामला है, 30 किलोमीटर के अंदर अंदर निपट जाएगा। दिल्ली और फरीदाबाद का मामला है, 30 किलोमीटर के अंदर निपट जाएगा। दिल्ली नोएडा का मामला है, 30 किलोमीटर के अंदर हो सकता है। तो दिल्ली की कोर्ट अगर वारंट इशू करती है नोएडा में अरेस्ट करने के लिए, तो आपको नोएडा के डीएम के पास पेश करने की जरूरत नहीं है, आप दिल्ली में ही वापस ले जाओ और उसी कोर्ट के सामने बंदे को पेश कर दो अरेस्ट करने के बाद। ऑल दो बंदा दूसरी जुरिस्डिक्शन से उठाया गया है, रिस्की मामला है, मगर फिर भी 30 किलोमीटर के दायरे में अगर कोर्ट, तो कोई बात नहीं, ले जाओ, कोर्ट लॉ अलाउ करता है। अगर 30 किलोमीटर से ज्यादा है डिस्टेंस, अगर मैं दिल्ली से पुलिस वालों को बोलता हूं कि जाओ और मुजफ्फरनगर में अरेस्ट करो, तो फिर मुजफ्फरनगर में जब मैं उसे अरेस्ट करूंगा तो आई शुड टेक हिम टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या फिर कमिश्नर। फिर वो डीएसपी कमिश्नर जो हैं वो देखेंगे कि भाई सही अरेस्ट हुआ है, गलत आदमी को तो नहीं उठा लिया, सही में कोई सस्पिशन है, रीजनेबल इंफॉर्मेशन है। अगर रीजनेबल इंफॉर्मेशन वगैरह होगी तो वो कहेगा जाओ May, भाई। may I be permitted to log out? श्योर सर, श्योर श्योर। Thank you. अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगेगा कि सही आदमी को सही प्रोसीजर को फॉलो करके उठाया गया है, तो वो कहेगा नो प्रॉब्लम, उठाओ इसे और उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ जिस मजिस्ट्रेट ने वारंट दिया है। वन पॉइंट है, हाँ जब जी आप सर। जाते हो दूसरे जुरिस्डिक्शन में जाते हो हाँ जी। तो उसमें इंडोर्समेंट ले, तो यहाँ इंडोर्समेंट लेने की जरूरत नहीं है। ले तो ली एंडोर्समेंट, पीछे ली ना 80 और 81 में जो हमने अरेस्ट करे। नहीं, लेकिन 30 किलोमीटर के अंदर है तो इंडोर्समेंट के लिए नहीं But जाओगे। sometimes, Raghav, you do it एक without अलाउ मी endorsement टू because, कंप्लीट। sorry. अगर आप 30 किलोमीटर के अंदर हो तो इंडोर्समेंट नहीं लोगे ना। ऐसा नहीं बोला, 80 और 81 में हमने पढ़ा कि दो चैनल हैं, एक हाँ ठीक। मैजिस्ट्रेट के थ्रू होगा, हाँ है ना, हाँ। एक मैजिस्ट्रेट के थ्रू होगा, और मैजिस्ट्रेट जब यहाँ से ऑर्डर भेजेगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को तो वहां पे एंडोर्समेंट वगैरह की जरूरत है नहीं, वो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे वहीं पे अपने पुलिस वालों से अरेस्टिंग करवा देंगे। मगर अगर मैं पुलिस वालों के थ्रू भेजूंगा तो पुलिस वाले वहां जाके पहले एंडोर्समेंट कराएंगे, फिर अरेस्ट करके बंदा लेके आएंगे। अब जब वो स्टेज खत्म हो गई, बंदा अरेस्ट हो चुका है, उसकी बात कर रहा है 82। अब जब आप वहां पे हो, अब पेशी किसके सामने करनी है? हमने 76 में पीछे देखा ना कि जरूरी क्या है, 24 घंटे के अंदर किसी ना किसी मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। उस चीज का उल्लंघन ना हो जाए, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि आप दूसरी अगर स्टेट में जा रहे हो, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, तो 24 घंटे से ज्यादा का टाइम लग सकता है, फिर वो फंडामेंटल राइट्स पे आ जाएगी बात। इसलिए ये प्रोसीजर बनाया गया कि जब लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर का अरेस्ट होगा, तो आप वहां पे पहले जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया था उस पे ना लाने उस पे लाने की बजाय आप वहीं के जो भी प्रशासनिक हेड है, जो भी वहां का एडमिनिस्ट्रेशन में हेड है, वहां पे पेश कर दो एक बार, ताकि एक रिकॉर्ड बन जाए कि भाई अरेस्ट करके हमें दिखा दिया गया था, मारा पीटा नहीं है, बंदा बिल्कुल ठीक है, चलो अब यहाँ से रवाना कर दो, 24 घंटे में फिर दूसरे मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देंगे। सेफ्टी, ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट, ताकि बंदा सेफ रहे, बस ये पता रहे कि बंदे के कोई फंडामेंटल राइट्स हार्म नहीं हुए, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था कर दी। अगर तो 30 किलोमीटर के अंदर अंदर का मैटर है तो ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली हम 24 घंटे में पहुंच जाएंगे। मगर अगर 30 किलोमीटर से ज्यादा का मैटर है तो भाई पहले वहीं पे किसी को दिखा दो, किसी के सामने पेश कर दो, उससे ट्रांजिट रिमांड ले लो और फिर बंदे को उस मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ जिस मैजिस्ट्रेट ने वारंट इशू किया था। हो सकता है दिल्ली का वारंट बोले कलकत्ते में जाके अरेस्ट करो, और आप गए हो गाड़ी से, गाड़ी नहीं तो ट्रेन से, तब भी आपको टाइम लग सकता है 24 घंटे से ज्यादा, है ना। तो उन्होंने व्यवस्था क्या कर दी, अगर आपने कैलकाटा में अरेस्ट किया है तो वहां पे पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो। वहां से एग्जिट फिर ट्रांजिट रिमांड लो। हाँ, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलेगा हाँ जी ठीक, अरेस्ट हुआ है, बंदा भी ठीक है, कंप्लायंस भी करी गई है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, चलो ले जाओ। ये ज्ञान सर ने बताया था जो ट्रांजिट रिमांड का, तो मतलब ये मतलब यही है ना कि पेशी के बाद वहां से रिमांड लेनी नेक्स्ट हाँ, मजिस्ट्रेट को। ट्रांजिट के लिए रिमांड, ट्रांजिट के लिए मैं आपको इसको आपकी कस्टडी में सौंपता हूँ, दैट इज ट्रांजिट रिमांड। रिमांड क्या होता है, हमने एक सैंक्शन दे दिया कि आप इसको लॉफुली अपने पास रख सकते हो, यू कैन कन्फाइन द पर्सन फॉर इन्वेस्टिगेशन।
और वो चीज जब मैं ट्रांजिट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए दूंगा, तो एक तरीके से मैंने उनका जो 24 घंटे का टाइम है वो थाम दिया कि चलो ट्रांजिट के लिए आप इसको अपने पास रख लो, आपने मुझे दिखा दिया बंदा सेफ है, जाओ अब वहां पे पहुंचो और वहां पे दूसरे मजिस्ट्रेट को दिखा देना कि वो सेफ है। ठीक है ना, फिर वहां से रिमांड मांग लेना, वहां नॉर्मल रिमांड मिल जाएगी, फिर अपना नॉर्मल प्रोसीजर कैरी ऑन करो। ठीक। सो 82 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज द जुरिसडिक्शन ऑफ अरेस्ट वाज मेड और अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट और डीएसपी और कमिश्नर। सेकंड पॉइंट बोलता है, ऑन द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 द पुलिस ऑफिसर शैल forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to the designated police officer in the district। ये नया इंट्रोड्यूस किया है, 82 का 2 जो है ये नया आया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पुलिस ऑफिसर है उनको भी बताया जा रहा है कि जी आपके यहाँ पे हमने एक अरेस्ट किया है, ताकि एक रिकॉर्ड बनता चला जाए। ठीक है, तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग के वो है ये, दे टेकन स्टेप्स सो दैट प्रॉपर रिकॉर्डिंग इज डन। फिर 83 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बाय हुम द पर्सन इज अरेस्टेड इज ब्रॉट। जैसे अब आपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने कैलकाटा में बंदे को पेश कर दिया, अब वो क्या करेगा, उसका प्रोसीजर क्या है, वो बोलता है द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर इफ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स टू बी द पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट विच इशूड द वारंट। अगर वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ जी यही आदमी को अरेस्ट करने के लिए भेजा था, सही आदमी है, क्योंकि बंदे दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, हो सकता है उनसे गलती हो जाए, इस चीज को श्योर करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई कि वो बंदा एक बार देख लेगा कि हाँ जी ठीक आदमी को अरेस्ट किया गया है। सो if the person arrested appears to be the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal in custody of such court। तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, ठीक है सही आदमी अरेस्ट हुआ है, जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया उसके पास ले जाओ। ठीक। प्रोवाइजो बोलता है प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इज बेलेबल एंड द पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल बॉन्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट, डीएसपी, कमिश्नर और डायरेक्शन हैज बीन एंडोर्स्ड इन 73 and he is ready and willing, magistrate, DSP or commissioner shall take the bail bond and as the case may be forward the bond to the court which issued the warrant। अगर वारंट अवेलेबल है तो ऑब्वियसली आप वहीं पे बॉन्ड ले लोगे और वो बॉन्ड इशूइंग मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचा दोगे और बंदे को रिलीज कर दोगे क्योंकि बेलेबल वारंट है। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, अगर नॉन बेलेबल होगा, इट शैल बी लॉफुल फॉर सीजेएम और द सेशंस जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट in which the arrest is made on consideration of information to release a person on bail। नॉर्मली नॉन बेलेबल वारंट में एनबीडब्ल्यू अगर हुआ है तो आप पुलिस वालों के साथ वापस उस कोर्ट तक जाओगे, मगर क्योंकि मामला यहाँ पे बाहर की डिस्ट्रिक्ट का है तो उन्होंने एक और सेफ्टी वैल्व बनाया कि भाई अभी भी गलती हो सकती है, बंदे को अपनी स्टेट से बाहर ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है एंड काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अगर सीजेएम या सेशंस ठीक समझे, बड़ी कोर्ट्स जिनको ज्यादा समझ है, अगर वो ठीक समझे तो नॉन बेलेबल के केस में भी बंदे को बेल दे सकती है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लेंगी बस। ठीक है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर 73। पुलिस वाले सिक्योरिटी ले सकते हैं। अब इसके बाद हमारा प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट आ जाएगा विच इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। राइट, तो ये चीज यहां तक क्लियर सबको? इन केस देयर आर एनी क्वेश्चंस। मेरा एक डाउट है, ये जो विकास दुबे का केस था उसको उज्जैन से किया गिरफ्तार। सॉरी, विकास दुबे का मैटर जो था उसको गिरफ्तार जो है यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश में किया, तो उसका क्या एमपी में रिमांड लिया था? मुझे लिया नहीं, होगा सर, नहीं लिया होगा। हो यह सकता है क्योंकि अच्छा ऐसा हो सकता है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का रिमांड नहीं लेगा क्या? वो तो 24 आवर तो सबके लिए है ना। तो उस केस में इन लोगों को कुछ मिली नहीं होगी लिया, सैंक्शन वगैरह। नहीं लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई डाउट है इसमें। मैंने भी इसका न्यूज में सुना था। पता नहीं सर, तो कोर्ट के सामने चल ही रहा है मैटर मेरे ख्याल। हाँ, सब जुडिस से मैटर था, लेकिन हम्म, कोई कभी कभी ऐसी गलती पुलिस करती है। गलती तो नहीं है ये। आपका इस मैटर को नहीं बात करने का है। डेलिबरेट भी हो सकता बिल्कुल ऐसे लेकिन थोड़ी होता है। चलो एनीवेज ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई हाँ और सर, भी I don't understand what you're trying to say. I was a little lost. Sorry, क्या नहीं लिया था सर? ट्रांजिट रिमांड। अच्छा,
लिया होगा सर, रिमांड तो लिया होगा। दिया होगा। ऐसे इतने बड़े केस में ऐसी गलती नहीं कर सकते, रिमांड उन्होंने लिया होगा, मगर उन्हें पता था कि हमने आगे जाके पलटानी है गाड़ी, वो अलग बात है, मगर वाला रिमांड जरूर लिया होगा। या फिर कोई ऐसा इसमें कोई केस में या इस प्रोविजन में कि भाई अगर आपको इन सब चीजों की वजह से डिले लगता है या बंदा भाग जाएगा, तो मे बी यू कैन हैव अ लिटिल स्लांट इन दैट, वो भी हो सकता है। बट आई थिंक बिना रिमांड के ऐसी इतना बड़ा काम तो नहीं करेंगे। इतने बड़े बंदे को जिन्होंने पता है कि पूरी मीडिया हमें देख रही है, हाँ ऑल पूरा। आईज ऑन द पुलिस, वो ऐसी गलती कर नहीं सकते। बट सर ऐसी बात मीडिया में आएगी क्यों? ये तो प्रोसीजरल इश्यूज हैं, व्हाई वुड दे टेक इट आउट? वो कोर्ट के सामने ही बाहर आएगी। उनको तो पता ही नहीं होगा मीडिया वालों को ये ट्रांजिट रिमांड लेनी है नहीं लेनी है, अंटे सब उसका पता अपने है, सब लॉयर। पता है, सब पता होता है। वो तो ट्रायल ही कर देते हैं। आप तो ये कह रहे हो, सर पूरी ट्रायल ट्रायल ही कर करते तो देते हैं, हैं। लेकिन उनको कोई इनपुट देता है तब ना। ऐसा हाँ, कुछ सब यस सर, सब पता। ये है अगर उनके पास भी एडवोकेट्स बहुत है। है। मीडिया के पास भी एडवोकेट्स बहुत होते हैं, वो तो है लेकिन नॉलेज होता है। वो तो इसीलिए बात नहीं आई होगी मीडिया में, बाहर ली होगी इसका मतलब ट्रांजिट। क्योंकि उस टाइम न्यूज में चला था, एमपी पुलिस ने कहा नहीं रिमांड नहीं ली है, इसलिए अच्छा। मेरे को ऐसा याद है उस टाइम एमपी पुलिस ने कहा था ये। चलिए, सो लेट्स क्लोज इट हियर एंड we'll मीट ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, जिसमें आइदर आई विल कंटिन्यू विद प्रोक्लेमेशंस और सर विल टेक अप सम डॉक्यूमेंट्स। ठीक है सर जी। वो लास्ट क्लास अपलोड की थी कि वो नहीं कर करनी दी थी सर, थी, डॉक्यूमेंट वाली कर दी थी, आई थिंक कर दी थी। कर दी थी। मैं चेक कर लूंगा फिर भी एक बार। ठीक है सर। ठीक है सर, ऑल राइट, गुड नाइट। राइट।